किसी भी ऐप से हमें जो शेयर करना होता है, तो ये शेयर की फंक्शनैलिटी होती है मोबाइल ऐप्स के अंदर, कभी भी ये क्रोम के अंदर बिल्ट इन नहीं होती। जब भी हम शेयर के ऊपर क्लिक करते हैं वो नीचे से पॉपअप खुलता है एक ऐप के अंदर, जैसे वो लिंक शेयर कर रहे होते हो यूट्यूब से कहीं से भी, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे से पॉपअप खुलता है। वो पॉपअप के अंदर क्या होता है, सब कुछ होता है। तो अब ये जो सी शेयर की फ़ीचर है ना, ये काम करता है उसके अंदर, ऐप्स के अंदर, मोबाइल ऐप्स के अंदर। तो ये क्रोम के अंदर ये चीज़ चलेगी नहीं, ठीक है। क्योंकि जब भी आप शेयर पे क्लिक करते हो आपके मोबाइल के अंदर जितनी भी ऐप्स इंस्टॉल होती हैं वो सारी आ जाती हैं। वो खुद डिटेक्शन ये ऐप्स की सिर्फ और सिर्फ ऐप मोबाइल ऐप्स के अंदर ही होती है। ये जो शेयर का ऑप्शन होता है ये चलेगा आपका मोबाइल ऐप पे। इसके लिए हमारे पास एक पैकेज है pub.dev के ऊपर, जो मैं खुद बड़ा अच्छा यूज़ करता हूँ, शेयर प्लस पैकेज जो उनसा है ना, ये पैकेज क्या करेगा, ये हमारा काम कर देगा। क्या है, बिल्ट इन नहीं है, ये शेयर प्लस का पैकेज है। इसको अब सबसे पहले यूज़ करने का बहुत आसान तरीका है, एक लाइन का काम है सिर्फ। हम गए अपने कोड पे, यामल पे आके मैंने जब तक के किया पैकेज को ऐड किया, ये ऐड किया पैकेज ऐड करने के बाद यहाँ पे इसका यूज़ लिखा हुआ है। कह रहा आपने अब शेयर क्या करना है, लेट्स से आपने अगर कोई टेक्स्ट शेयर करना है, आपने सिर्फ लिखना है शेयर, और यहाँ पे आपने वो टेक्स्ट लिख देना जो आप शेयर करना चाहते हैं। सिर्फ एक लाइन का काम है, शेयर, और आपने इधर स्ट्रिंग के अंदर वो टेक्स्ट लिख देना है जो आप चाहते हो आप शेयर करो, ठीक है। इसी तरह से आगे उसने बताया ये अगर आपने फ़ाइल शेयर करनी है, लेट्स सपोज आपने कोई इमेज अपने ऐप से शेयर करके व्हाट्सएप पे शेयर करनी है, तो आपको वो ऐसे करनी होगी। और अगर आपको मतलब जो तरीके सारे मेंशन है, सिर्फ इधर मैं लगा रहा हूँ बेसिक जो टेक्स्ट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कल को आपको पता चल जाएगा कि इसके थ्रू सब कुछ शेयर हो सकता है, आप बाद में रीड करना हो। ये पैकेज है, ये असल चीज़ है। हम गए अपने कोड के ऊपर, कोड के अंदर हम ऐप को रन लगाया हुआ है, और ये ऐप हो गई है फेल, और इसको हमने दोबारा से रन लगा दिया। यहाँ पे है, इसको रन स्टार्ट डिबगिंग, ये हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको चलाना है। सबसे पहले मैं कोड को थोड़ा क्लीन करता हूँ, इसको रिमूव किया, और यहाँ पे एक स्टेटस विजिट माई ऐप, यहाँ पे आके मटीरियल ऐप, उसके बाद होम, उसके बाद होम लॉगिन स्क्रीन, और यहाँ पे आके मैंने सेव किया। एक इधर आके एक पेज बनाया, लॉगिन स्क्रीन डॉट डार्ट बोर्ड मटीरियल डॉट डार्ट,
अभी हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो छोटे मोटे शेयर के पैकेज हैं इनको जब तक ये रन होता है वो देखते हैं, साथ साथ हम फायरबेस इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं ताकि हम फायरबेस को साथ से जब तक अब उसका स्ट्रक्चर बना लें। तो क्या होता है फायरबेस बेसिकली क्या है, एक सर्विस है जो गूगल ने बनाई है। इसका काम क्या है, ताकि हम बैकएंड को कम कर सकें। लेट्स से अभी क्या होता है, रियल एप्लीकेशन आप कोई भी उठा लोगे, उसमें होता क्या है, हम ऐप बनाते हैं, ऐप का डिज़ाइन बनाते हैं, फिर बैकएंड डेवलपर्स होते हैं जो बैकएंड की एपीएस बनाते हैं, फिर वो हमें एपीएस देते हैं, हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। एपीएस इंटीग्रेट करने के बाद हम फिर उस ऐप को बनाते हैं। मतलब लेट्स से अगर आपको कोई ऐप आ गई, किसी क्लाइंट ने आपको अप्रोच कर लिया, अब वो क्लाइंट क्या करेगा, पहले क्या करेगा, आप उसे आओगे, पहले उससे बताओगे हम ऐप की इतनी कॉस्ट लेंगे, बैकएंड की इतनी कॉस्ट लेंगे, फिर इतनी चार्ज करेंगे। फिर लेट्स से अगर आपके पास कोई बंदा ही नहीं है बैकएंड का, फिर एक अलग हेक्टिक होती है, मतलब फिर आपको दूसरे बंदे से काम करवाना है एज आ बैकएंड का। तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर था बीच में। अगर कोई टीम नहीं होगी तो काम नहीं होगा। लेट्स से अगर एक सिंगल पर्सन एक ऐप बना सकता है, वो कभी भी बैकएंड के बगैर पूरी ऐप ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि क्या अब मोबाइल डेवलपर बैकएंड सीखे। तो इसलिए क्या हुआ कि फायरबेस गूगल ने लॉन्च की। फायरबेस का मकसद ये था ताकि हम जो मोबाइल ऐप डेवलपर्स हैं या जो भी डेवलपर्स हैं वो क्या करें, हमारी फायरबेस की सर्विस को यूज़ करें और ये एपीएस वाले काम से बच जाए। एपीएस में क्या होता था, हम किसी बैकएंड वाले पर रिलाई करते थे। उसने कहा कि फिर मैं आपको बनी बनाई अपनी सर्विस देता हूँ फायरबेस, आप उसको यूज़ करो और क्या कहते हैं, उसको यूज़ करके एक पूरी एप्लीकेशन खुद ब खुद बनाओ। मतलब अगर किसी को फायरबेस की नॉलेज है, फायरबेस उसको यूज़ करने आ गई, तो उसको किसी बैकएंड डेवलपर की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक से बेसिक ऐप विद फायरबेस उसको दे सकते हो विदाउट एपीएस। मतलब ये एपीएस की लेयर को ख़त्म करने के लिए ही बनाई गई थी। तो अब इसके ड्रॉबैक भी हैं, इसके फ़ायदे भी हैं। जो इसके जिनसे फ़ायदे हैं वो ये हैं कि इसकी क्या है, इसका ड्रॉबैक यही है कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर बैकएंड की, क्योंकि बैकएंड डेवलपर जब एपीएस बनाते हैं, बैकएंड बनाते हैं, उनके पास 100% कंट्रोल होता है। इसकी सर्विसेज काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर कोई क्लाइंट मतलब पैसा लगाने को तैयार है तो वो डेफिनेटली फायरबेस को ऊपर आ जाता है, क्योंकि उसको पता है एक बंदे की एफर्ट भी तो कम हो रही है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बिज़नेस माइंडसेट से देखें, मैंने एक ऐप बनवानी है, मेरे पास बजट है $500, लेट्स सपोज। अब मैं एक बंदे के पास आता हूँ, मुझे ऐप बना दो, वो कहता है कि ठीक है $400 मैं अपनी मोबाइल की कॉस्ट लेता हूँ, $100 बैकएंड वाले को दो। फिर बैकएंड वाला क्या करेगा, अलग उसकी चार्ज करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बीच में बैरियर है। मतलब बैकएंड की कॉस्ट अलग लगेगी, मोबाइल की अलग लगेगी, फिर दोनों ने कंपैटिबल होना है। अगर उसमें इशू आ गया फिर वहाँ पे ड्रॉबैक्स है। मतलब एक बंदे ने एक ऐप बनवानी है, उसको 2 बंदों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। मतलब पहले उसको बैकएंड वाले से, फिर ऐप वाले से, फिर वो किसी थर्ड पर्सन को हायर करे जो उसको मैनेज करवाए। तो इससे कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। फायरबेस यही सर्विस है कि कॉस्ट इफेक्टिव सर्विस देती है। आप इसके थ्रू बिल्ट इन चीज़ों को यूज़ करके, लेट्स को आपको क्लाइंट आता है, कहता है आप फायरबेस के थ्रू ऐप बना दो, आप कहते हो ठीक है, मतलब आप मुझे बताओ कितना चार्ज करोगे, आप कहते हो ठीक है मैं $500 चार्ज कर दूँ। इससे क्या हुआ, उसकी कॉस्ट बच गई, उसका ये बच, क्योंकि क्लाइंट्स को मोस्टली एक चीज़ होती है, वो मल्टीपल बंदों से बात नहीं करते। जो प्रोफेशनल क्लाइंट होता है वो हमेशा क्या कहते हैं, कम से कम अपने आइडिया, मतलब उस बंदे से बात करना चाहता है जिसको क्लियर है कि पिक्चर क्लियर है, जिसको आइडिया क्लियर है, जिसको समझाने में आसानी है। मतलब लेट्स से मैं आज एक बंदे से बात कर रहा हूँ, कल मैं कहता हूँ कि ना ये दूसरा बंदा आपसे बात करेगा, मतलब उसने मुझसे कोई और बात की है, दूसरे से कोई और बात की है। तो यहाँ पे क्लाइंट जो सा उसका माइंडसेट, उसको दोबारा से चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती है, तो वो इस चीज़ों से डरते हैं। तो इन शॉर्ट फायरबेस ने क्या किया, फायरबेस ने कहा कि भैया आप टेंशन ही ना लो, हम आपको अपना देते हैं, आप हमारी सर्विस यूज़ करो, हम आपसे थोड़े पैसे चार्ज करेंगे, बस आपने उसको यूज़ करके हमारी ऐप बना देनी। तो मतलब फायरबेस बनाने का मकसद यही था ताकि हम बीच में से बैकएंड को निकाल दें और हम खुद ब खुद जो उनसा एक डेवलपर है वो इतना स्टैंड हो जाए कि वो खुद ब खुद एक ऐप बना सके। मतलब बैकएंड का मकसद सिर्फ यही था, फायरबेस का मकसद सिर्फ यही था। बताओ इसमें कोई इशू, कोई कन्फ्यूजन? हाँ नहीं, तो फायरबेस का जो ड्रॉबैक्स हैं वो काफ़ी हैं। मेरे मुताबिक इसके फ़ायदे बहुत हैं बट ड्रॉबैक्स भी हैं। वो पहला ड्रॉबैक सबसे बड़ा यही है कि इसकी कॉस्ट ज़रा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर बैकएंड के। बट इसमें ये होता है कि अगर एक बैकएंड डेवलपर की कॉस्ट बच जाती है, एक बैकएंड वाला बंदा लेट्स सपोज आप हायर करते हो, वो कम से कम, अगर आप प्रोजेक्ट का $400 ले रहे हो तो वो कम से कम $200 तो लेगा ना।
तो अगर फायरबेस आपको $200 में मिनिमम सर्विस अच्छी दे रही है तो आई थिंक बिजनेस माइंड से ही अच्छा है। तो फायरबेस जो सी है वो इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि मोस्टली बंदे जो आते हैं वो इसको छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए स्टार्ट करते हैं फायरबेस का दूसरा ड्रॉबैक ये है कि फायरबेस बड़े प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा वो कॉस्ट ज़्यादा लेती है। लेट्स सपोज आप एक ऐप बनाते हो, वो ऐप रातों रात या महीनों में वायरल हो जाती है। अब उस पर इतना यूज़र आ रहा है, इतनी ट्रैफिक आ रही है, अब फायरबेस भी तो कॉस्ट उसी हिसाब से लेगी। मतलब अगर 1 मिलियन यूज़र उस पर आ गया, 1 मिलियन यूज़र के हिसाब से उसने कॉस्ट ले ली, तो लेट्स से अगर आपके पास इतना बजट ही ना बना। और दूसरी बात फायरबेस का ये होता है कि आप फायरबेस की वजह से सम टाइम हमारी ऐप्स की परफॉर्मेंस भी स्लो हो जाती है। जब बड़ी ऐप्स बनती हैं तो बड़ी ऐप्स के अंदर इसकी परफॉर्मेंस लैग कर देती है। तो ऐसा भी होता है कि अगर बहुत बड़ी कोई ऐप बन रही है, लेट्स से अगर आप एक ऐप बना रहे हो बहुत बड़ी जैसे कि लेट्स से कोई फाइवर प्लेटफॉर्म बना रहे हो एग्जांपल के तौर पर, तो इसमें अगर आप फायरबेस यूज़ करते हो तो बहुत मुश्किल है, आपकी ऐप की परफॉर्मेंस भी गिरेगी। क्योंकि लेट्स से अगर आपकी ऐप में 200 स्क्रीन है, फिर उसके ऊपर फायरबेस लगी हुई है, उस पर वो स्ट्रीम बिल्डर्स लगे हुए। अभी हम जब स्ट्रीम बिल्डर देखेंगे, देखना उसके थ्रू कितनी पावर है, तो उससे हमारी ऐप की परफॉर्मेंस कम होती है। इसके रियल एग्जांपल में बताता हूँ। हुआ ये कि मेरा एक दोस्त था, उसका एक दोस्त था, वो एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे थे। उन्होंने 4 साल लगा के एक ऐप बनाई, 4 साल लगा के एक ऐप बनाई फ्लटर के ऊपर। वो ऐप क्या थी? वो ऐप थी, वो किसी कंट्री के अंदर वो बार्गेन वो होते हैं ना, वो जो बाल काटते हैं, उन्होंने 3 ऐप्स बनाई थी उसकी, कि जो मतलब सेलर्स होते हैं, जिन जिन की शॉप्स होती हैं, और जो बंदे हम जैसे कस्टमर्स हैं, उनकी एक ऐप अलग थी, एक एडमिन की ऐप अलग थी। 3 से 4 साल लगा के उन्होंने पूरी ऐप डेवलप की जो फायरबेस पे लगी हुई थी। पूरी ऐप बनी, बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग की, सब कुछ बनाया। और जब ऐप लॉन्च की ना, तो उस पर जब तकरीबन 1000 या 2000 यूज़र आया ना, ऐप की परफॉर्मेंस ज़ीरो हो गई। मतलब ऐप छोटे मोबाइल में लैग करना शुरू हो गई। काफ़ी उन्होंने डिबग किया कि हमारी कोड क्वालिटी पे इशू है या किस वजह से इशू है, वो डिबग नहीं हुआ। फाइनली जब उनको पता चला कि हमारी कॉस्ट भी एक तो इतनी ज़्यादा है फायरबेस की वजह से, जब फायरबेस को उस प्रोजेक्ट से निकालते थे तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती थी। तो मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स पे मैंने सुना है, मैं आपको उन्होंने फिर क्या किया, पूरी की पूरी बैकएंड नोड में लिखना शुरू कर दिया। अब मुझे नहीं पता वो अब लिख चुके हैं कि लिखनी, मेरी बात हुई थी कोई 3-4 महीने पहले, तो वो पूरी बैकएंड लिख रहे थे दोबारा से। मतलब इस बड़े लेवल पे भी इसका ड्रॉबैक हो सकता है। एक बहुत बड़ी ऐप कभी भी इसके ऊपर रिकमेंडेड नहीं है। एक छोटी ऐप जो आपकी एज अ स्टार्टअप है, या उसका एक छोटा मोटा मतलब अगर थाउजेंड्स ऑफ यूज़र है तो आई थिंक गुड है, बट अगर मिलियंस ऑफ यूज़र जाने का सोचा हुआ है तो फिर फायरबेस अच्छी रिलायबल नहीं अभी तक। हो सकता है कल को कोई इतना अच्छा अपडेटेड वर्जन निकाल दे और आप क्या कहते हैं, ये बैकएंड से भी ज़्यादा स्केलेबल हो जाए एक टाइम पे आके, तो वहाँ पे अब आपकी अपनी चॉइस होगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले फायरबेस के ऊपर क्या करते हैं, हमें अपना प्रोजेक्ट बनाना होता है। अभी मैंने क्या किया हुआ, लेट्स से ये टेस्टिंग के लिए कोई 3-4 ही प्रोजेक्ट बने हुए हैं। लेट्स से अभी हमने सबसे पहले फायरबेस पे आके करना है ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वो कहेगा कि भैया आप अपना ना मुझे बताओ नाम, प्रोजेक्ट का नाम क्या रखें। तो मैं कहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट का नाम मैं रख देता हूँ लेट्स से ऑथ डेमो लेट्स से मैंने इसका नाम रख दिया, कंटिन्यू किया। उसके बाद पूछ रहा है कि आप फायरबेस के अंदर एनालिटिक्स को ऑन करना चाहते हो। एनालिटिक्स होते हैं कि लेट्स से अगर आपकी ऐप लाइव होगी तो उसमें से कोई यूज़र क्रैश कर सकते हैं, किसी की ऐप किसी मोबाइल पे खुलते ही बंद हो जाती है, तो वो क्रैश, आपने ये वाली सर्विस हमारी यूज़ करनी है जिसमें आप फ्री में अनलिमिटेड एनालिटिक्स चेक करो। मैं कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं कुछ चाहिए। मैंने क्रिएट इस पर क्लिक किया, अब ये क्रिएट हो रहा है प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो के क्या करेगा, मुझे इसको रन करेगा। ठीक है, ये प्रोजेक्ट हमारा रेडी हो गया। अब हमने क्लिक किया कंटिन्यू पे। जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो अब इस टाइम मैं अपने ऑथ डेमो के अंदर हूँ। ऑथ डेमो क्या मेरा प्रोजेक्ट का नेम है जो मैंने अभी भी रखा। यहाँ पे आने के बाद हमें हमारा जो सा प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सबसे पहले ये है कि जब भी हम फायरबेस के ऊपर प्रोजेक्ट बनाते हैं वो स्पार्क प्लान होता है। स्पार्क प्लान होता है जो फ्री प्लान होता है, मतलब इसमें लिमिटेड हमारे पास चीज़ें होंगी जिसको हम फ्री में यूज़ करेंगे। जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाओगे वो स्पार्क प्लान होगा। और लेट्स से अगर आप इस प्लान को अपग्रेड करते हो तो आप ये ब्लेस प्लान के ऊपर जाओगे।
कल को आप जब किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करोगे फायरबेस के साथ अगर, तो आपने अगर उसके पास ज़्यादा, जैसे इसके पास कितनी चीज़ें ओपन है, आप इसको डिटेल में देखोगे, इसके पास मतलब लिमिटेशंस नहीं होंगी, इसके थ्रू आपको अपना कार्ड अटैच करना होगा। कल को अगर आपकी कोई सर्विस रुक जाती है, कुछ होती है, तो आपने क्लाइंट को कहना है कि हमें अपना प्लान अपग्रेड करके दो। अभी हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे स्पार्क प्लान, मगर क्या कहते हैं जब बड़े लेवल पे जाएंगे तो हमें अपना दूसरे प्लान पे शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए क्लाइंट अपना कार्ड लगाएगा, जितना फायरबेस की सर्विस वो यूज़ करेगा उस लिहाज से उसके पैसे कटेंगे मंथली। ठीक है, यहाँ जाने के बाद हमारे पास अब ये ऐप इंटीग्रेट करने के 4-5 तरीके हैं। सबसे पहले तो ये वो कहते हैं कि अगर आपने ऐप इंटीग्रेट करनी है तो iOS पे करनी है, एंड्रॉयड पे करनी है कि वेब पे करनी है। अब लेट्स से अगर मैं कहता हूँ मैंने फायरबेस सिर्फ अपनी एंड्रॉयड ऐप पे लगानी है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और अगला प्रोसेस फॉलो करूँगा। बट अगर मैं सिर्फ iOS पे इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो मैं iOS पे क्लिक करूँगा, अगला प्रोसेस इंटीग्रेट करूँगा। वेब पे करूँगा तो वेब पे करूँगा। तकरीबन 1 साल पहले ये सारे के सारे हमें मैनुअल करने पड़ते होते थे। इवन जब हमने अपना ये फर्स्ट ये सेकंड बैच कराया था तब ये फीचर नहीं था, ये वाला, ये फ्लटर वाला। ये एक बहुत अच्छा फीचर है फ्लटर का, जो फ्लटर फायरबेस ने बिल्ट इन दे दिया फ्लटर के अंदर। इससे क्या होता है, एक क्लिक मतलब कुछ क्लिक्स के ऊपर हम फायरबेस को सारे प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहले क्या होता था, जब हम फायरबेस को लगाना चाहते थे हमें iOS के लिए अलग काम करना पड़ता था, एंड्रॉयड के लिए अलग और वेब के लिए अलग। बट क्या हुआ, कुछ टाइम पहले ही हमें फायरबेस ने एक ऑप्शन दे दिया यहाँ पे फ्लटर की। अब इस फ्लटर के थ्रू हम सिर्फ 2-3 क्लिक्स के ऊपर, 2-3 कमांड्स के ऊपर क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी जो उनसी ऐप है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको सिंपल सोचना है कि हमें सबसे पहले जब भी फायरबेस यूज़ करनी है, फायरबेस को अपने प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। उस कनेक्ट करने के लिए फायरबेस ने हमें ऑप्शन दिया है कि आप iOS के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, एंड्रॉयड के साथ कि वेब के साथ। तो अब ये मेरी ऑप्शन है, मैं 1 बाय 1 करूँ या मुझे फ्लटर, इन्होंने एक ऑप्शन दे दिया फ्लटर की। ये फ्लटर से क्या होगा, हमें सिर्फ 2 से 3 कमांड्स के थ्रू ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये फ़ीचर बड़ा अच्छा है, न्यू फीचर है, बड़ा मुझे खुद अच्छा लगता है। पहले क्या होता था, हमें सारा काम मैनुअल करना होता था, तो ये मैनुअल काम में अगर कोई इशू आता था फिर डिबगिंग करना बड़ा मुश्किल था। ठीक है, तो अभी में हम यही यूज़ कर रहे हैं फायरबेस इसका, फ्लटर का। ठीक है, ये बहुत आसान है। सबसे पहले वो कहता है आपने अगर ये ऑप्शन यूज़ करनी है फायरबेस की, तो आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास फायरबेस की ये होनी चाहिए CLI। फायरबेस CLI क्या होती है, ये आपको यहाँ से डाउनलोड करनी पड़ेगी। जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे, ये आपको 1 टाइम अपने मोबाइल सिस्टम में डाउनलोड करनी पड़ेगी। इंस्टॉल पे क्लिक किया तो उसने कहा फायरबेस CLI आपको करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, मैं इस पर गया, उसने मुझसे पूछा मैक है, विंडो है, लिनक्स है क्या, तो मैंने कहा लेट्स से मेरी मैक है। और यहाँ पे आके उसने मुझे ना ये नीचे दिए होगी ऑप्शन, ये है, ये डाउनलोड CLI बाइनरी है। जब आप विंडोज़ पे आओगे आपने भी यही करना होगा, आपने आके यहाँ से ये डाउनलोड करना होगा। ये तकरीबन 150-200 MB की CLI फ़ाइल होगी, ये डाउनलोड करके आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल करनी है। ये करने के बाद आप फायरबेस के पहले रूल को फॉलो कर लोगे जो ये थी। ठीक है, कह रहा है जब आप ये कर लोगे ना, आपने एक कमांड को रन करना है फायरबेस लॉगिन। अगर ये आपकी कमांड चलेगी इसका मतलब आपने CLI सही लगा लिया, अगर ये नहीं चली इसका मतलब फायरबेस CLI नहीं लगाओ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट में आता हूँ, प्रोजेक्ट के अंदर आके मैं टर्मिनल पे आके यहाँ पे आके लिखता हूँ फायरबेस लॉगिन। ठीक है, फायरबेस लॉगिन हिट किया तो अब क्या होगा, ओके, अब उसने मुझे कहा कि यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन। उसने मुझे बता दिया कि आपकी जो सी मेल है वो arhamdevzin@gmail.com है, तो आप पहले से ही उसके फायरबेस लॉगिन को यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके ये फायरबेस लॉगिन के ऊपर एरर आता है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपके CLI सही कन्फिगर नहीं है। ठीक है, विंडोज़ के ऊपर इसके ऊपर थोड़ा खपना पड़ सकता है, तो वो क्या कहते हैं, जब आप इसको CLI को इंस्टॉल कर लोगे तब आपने अपने एरर के हिसाब से बताना है कि मुझे ये एरर आ रहा है CLI के बाद, मेरा फायरबेस लॉगिन नहीं चल रहा, तो फिर हमें उसके ऊपर आगे डिबग करना पड़ेगा। बट इन शॉर्ट मेरा CLI इंटीग्रेटेड है। ठीक है, इसी तरह से क्या होगा, CLI हमारा लगा होगा। अब मुझे इसने पहले बताया आपने रन करना, मैंने रन किया, उसने मेरा बता दिया कि आप पहले से ही arhamdevzin वाली पे लगे हो, और मेरी यही वाली मेल थी arhamdevzin वाली वो लगी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट उसने बताया आपके पास फ्लटर इंस्टॉल होनी चाहिए। हमारे पास पहले से ही फ्लटर है,
क्योंकि उसने कहा कि अगर आप फ्लटर का फ़ीचर यूज़ करने जा रहे हो तो आपके पास फ्लटर इंस्टॉल होनी चाहिए, तो हमारे पास फ्लटर तो पहले इंस्टॉल है। ये 2 स्टेप करने के बाद उसने कहा कि आप फ्लटर का नया आपके पास कोई प्रोजेक्ट बना होना चाहिए, तो हमारा ये अभी हमने एक नया प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है, तो हमारे ये 3 स्टेप जो उनसे थे तो कवर हो गए। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था CLI जो हमारे पास अभी नहीं है। ठीक है, ये करने के बाद नेक्स्ट किया, उसने कहा आपने ये 2 कमांड्स को रन करना है। सबसे पहले आपने फायरबेस ये फ्लटर फायर को यूज़ करना है। आप सबसे पहले मैं कमांड को कॉपी करता हूँ और इसको आके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर CLI को कॉन्फ़िगर कर रहा होगा। ठीक है, ये करने के बाद जब मेरी ये कमांड चलेगी, मैक के अंदर मुझे ये कमांड चलानी पड़ती है। ये एक्स्ट्रा कमांड होती है जो मैक के अंदर मुझे चलानी होती है, विंडोज़ के अंदर आपको ये चलानी नहीं पड़ेगी। तो मैं ये सेकंड कमांड को रन करती हूँ। उसके बाद उसने कहा कि आपने ये करने के बाद अपने प्रोजेक्ट के अंदर आके ये वाली कमांड चलानी। मैंने कहा ठीक है। ये करने के बाद मैंने जैसे ही एंटर करके कमांड को कॉपी किया, अब क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली मेरे फायरबेस से कनेक्ट होकर चेक कर रहा है क्या इस यूज़र के साथ कोई अकाउंट लिंक हुआ हुआ है कि नहीं, मतलब ये ऑटोमेटिकली कन्फिगर कर रहा है। अब उसने देखो मुझसे पूछा कि आपने एंड्रॉयड कनेक्ट करनी है, iOS करनी है, मैकओएस के वेब। इस टाइम फायरबेस सिर्फ 4 प्लेटफॉर्म सपोर्ट करती है, एक एंड्रॉयड और एक iOS और एक वेब और एक मैकओएस। अभी फायरबेस लिनक्स को सपोर्ट नहीं करती फ्लटर के अंदर, और इसके अलावा वो विंडोज़ को सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, ये 4 प्लेटफॉर्म सपोर्ट करती है। तो उसने पूछा कि आपने चारों में से कौन सी अटैच करनी है। अब मैं स्पेस का बटन प्रेस करके अनसेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे मैं अप डाउन करके अनसेलेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरी ऑप्शन में एंड्रॉयड पे कनेक्ट करना चाहिए, iOS पे और वेब पे। मैंने इसे 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, ये करने के बाद मैंने एंटर किया, अब उसके बाद ऑटोमेटिकली वो कन्फिगर कर रहा है। अब बस मैंने बैठ के देखना। इवन ये मेथड इतना आसान कर दिया। पहले जब इसको हम मैनुअल कन्फिग्रेशन करते तो ये बहुत मुश्किल काम होता था, मतलब अगर ये भी फायरबेस को अटैच करना भी एक आर्ट होती थी कि जिसमें आपको पता हो कि आपने ऐप आईडी कहाँ पे ऐड करनी है, ये कहाँ पे ऐड करनी है, जेसन कहाँ पे ऐड करनी है। तो ये सारा का सारा रोला इसने सारा का सारा सॉल्व कर दिया। अब तो कितना आसान हो गया, ये खुद ब खुद रन हो रहा है और ये खुद ब खुद कनेक्ट। जैसे उसने बताया कि इसने इधर एंड्रॉयड की ऐप अटैच कर ली, उसके बाद उसने एंड्रॉयड की अटैच हो गई, उसके बाद उसने iOS की अटैच की और iOS की भी अटैच हो गई। अब उसके बाद वेब की अटैच कर, मतलब 1 बाय 1 तीनों ऐप्स के साथ उसको अटैच कर रहा है। ठीक है, तुम लेट आए, मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि फायरबेस जो सी क्यों बनाई गई है। पहले क्या होता था, हम APS यूज़ करते हैं, APS के थ्रू हम अपनी सारी ऐप्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो फायरबेस बेसिकली गूगल की सर्विस है, गूगल ने बनाई है, वो इसलिए बनाई है ताकि हम इसके थ्रू क्या करें, ख़ुद ब खुद सारी ऐप बना सकें। मतलब हमें किसी बैकएंड डेवलपर की ज़रूरत ना रहे, हम इसके ईजी मेथड्स को यूज़ करें और हमारा सारा काम हो जाए। एक एक लाइन ऑफ कोड इसका सिर्फ लिखना होगा और हमारा काम हो जाए करेगा। तो ये फायरबेस बहुत आसान है, बस सिर्फ इसके ड्रॉबैक्स ये हैं, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इसके पैसे ज़्यादा चार्ज होते हैं अगर बड़ी लार्ज अमाउंट ऑफ यूज़र आएगा तो। बट इससे ये होता है आपके पास 100% ऐप बन सकती है। ठीक है, ये करने के बाद उसने कहा कि भाई आपका जो सा फायरबेस है ना, वो सक्सेसफुली जो सी कन्फिगर हो गई है। आपका प्लेटफॉर्म कौन सा है, वेब, एंड्रॉयड, iOS। ठीक है, ये उसने मुझे बताया। अब ये करने के बाद हमने क्या करना है, फायरबेस के कुछ पैकेजेस हैं उनको यूज़ करना है। मैं जाता हूँ pub.dev के ऊपर। सबसे पहले हमने एक पैकेज इंस्टॉल करना है फायरबेस कोर का। फायरबेस कोर का पैकेज क्या करेगा, अगर ये पैकेज यूज़ नहीं करते तो आपकी फायरबेस कभी भी कनेक्ट नहीं होगी उसके साथ। जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे फायरबेस ने एक फ़ाइल बनाई है फायरबेस ऑप्शंस की, इसमें एरर आ रहा है कि भाई उसको फायरबेस कोर का पैकेज चाहिए। तो अभी मैं एक पैकेज ऐड कर रहा हूँ, फ्लटर पब ऐड फायरबेस कोर, सॉरी वर्जन आगे डाल दिया, फायरबेस कोर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, सबसे पहले एक पैकेज हमने ऐड करना है फायरबेस कोर का। ये अगर ऐड नहीं होगा तो हमारी फायरबेस हमारे प्रोजेक्ट से कनेक्ट नहीं होगी। ठीक है, जैसा भी इधर एरर भी आ रहा है। ये करने के बाद हमने दूसरा पैकेज ऐड करना है जो अभी हम यूज़ करने जा रहे हैं, वो है फायरबेस ऑथ का। ओके, तो अब इसको इसके लिए बड़ा समझना पड़ेगा। सबसे पहले जो फायरबेस है ना,
इसका जो नेक्स्ट स्टेप करते हैं पहले नेक्स्ट उसने कहा ये करने के बाद आपका जो थर्ड स्टेप है, जो लास्ट स्टेप है, वो आपने क्या करना है, आपने अपनी ये वाला 2 लाइंस को कॉपी करना है। ये 2 लाइंस जो सी हमें फायरबेस इनिशियलाइज के लिए दे रही है, इन 2 लाइंस को कॉपी करना है और मेन मेथड के अंदर इसको ऐड करना है। इसको मैंने कॉपी किया, अपने मेन डॉट डार्ट के अंदर गया, अपने मेन डॉट डार्ट के ऊपर रन ऐप से ऊपर आया और रन ऐप से ऊपर आके इसको मैंने ऐड कर दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर ये मिस कर दिया फायरबेस इनिशियलाइज नहीं होगी। वो क्या थी कि हमने थर्ड स्टेप के अंदर ये वो कहता है कि आपने सबसे पहले फायरबेस को इनिशियलाइज करना। तो मैंने इन 2 लाइंस को कॉपी किए, ये करने के बाद मैंने इसको रन ऐप से ऊपर ऐड कर दिया। अब इधर अवेट लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि मुझे एसिंक बनाना पड़ेगा इसे, तो मैंने मेन मेथड को एसिंक कर दिया। उसके बाद उसने कहा इसको इंपोर्ट करो, मैंने कहा इसको इंपोर्ट करो। अब ये फायरबेस कोर से इंपोर्ट हो रहा है, अगर मैंने फायरबेस कोर का पैकेज ना किया तो मैं इंपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद ये दूसरी ऑप्शन है, ये कहाँ से हो रही है, ये हमें अभी इसने एक फ़ाइल बनाई है फायरबेस ऑप्शन से, ये खुद ब खुद जनरेट हुई है। तो वो कह रहा है इससे इंपोर्ट करो, मैंने कहा इंपोर्ट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, हमने रन ऐप से ऊपर आके इन 2 लाइंस को ऐड करा और यहाँ पे भी इवन लिखा हुआ है कि आपने ये 2 इंपोर्ट करनी है, फायरबेस कोर का और फायरबेस ऑप्शन। ठीक है, ये करने के बाद एक और चीज़ ऊपर लिखनी है, हमने लिखनी है विजिट बाइंडिंग डॉट फ्लटर विजिट फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशियलाइज। ये जो सी लाइन है ना, हमने ये एक एक्स्ट्रा लाइन लिखनी है इनिशियलाइजेशन से ऊपर। वो क्यों लिखनी है, ये लाइन क्या करती है, मेक श्योर करती है कि हमारी जो फायरबेस है वो इनिशियलाइज हुई है कि नहीं हुई। जब भी कोई ऐसा प्रोसेस हमने फ्लटर के अंदर लिखना होता है जो हमें मेक श्योर करना होता है कि इनिशियलाइज हुआ है कि नहीं हुआ, और ये हो इंश्योर कर रहे हैं मतलब हम, तो हमने ये लाइन इंपॉर्टेंट लिखनी होती है, विजिट फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशियलाइज। ये खुद ब खुद बिल्ट इन फ्लटर की है, ये बाइंडिंग करती है ऑटोमेटिकली। जो ये क्या करेगी, इसके नीचे जो भी लाइन होगी इसको इंश्योर करेगी कि इनिशियलाइज हो। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ फायरबेस की ऊपर गया, वहाँ जाके मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया था फायरबेस के ऑप्शन पे। यहाँ जाके उसने हमसे कहा CLI करो, मैंने CLI कर लिया। उसने कहा फ्लटर इंस्टॉल करो, मैंने फ्लटर इंस्टॉल की हुई थी। प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट बना हुआ था। ये 2 कमांड्स मैंने अपने प्रोजेक्ट में चलाई। ये करने के बाद क्या किया मैंने, अभी मेन मेथड के अंदर ये 2 लाइंस को कॉपी किया रन ऐप से ऊपर, और उसके ऊपर एक लाइन लिखी है विजिट फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशियलाइज। ठीक है, और पैकेज मैंने कौन सा किया, फायरबेस कोर का। ये मैंने अभी तक काम किया, ये इतना इम्पोर्टेंट था। ये करने के बाद आपने क्या करना, अपने प्रोजेक्ट को रन करना। अगर आपके प्रोजेक्ट को रन हो गया सक्सेसफुली, इसका मतलब ये है कि फायरबेस सही कॉन्फ़िगर हो गई है, और अगर कोई प्रोजेक्ट में एरर आए तो वो फिर लग गया। अभी तक प्रोजेक्ट फायरबेस यूज़ नहीं की, बट फायरबेस को कनेक्ट कर लिया ऐप के साथ, इतने स्टेप्स थे कनेक्ट के साथ। अगर अभी कोई ऐप रन करने में इशू आता है, इसका मतलब हमारी कनेक्शन में कोई इशू है। वो जो सी CLI जब आप कर रहे थे ना, CLI ये जो पहला स्टेप था, ये जो भी बंदा CLI विंडो के अंदर इंस्टॉल कर रहा है उसके पास Node.js होना ज़रूरी है। तो Node.js इंस्टॉल कर रहे थे सिर्फ वो यूज़र जो विंडो यूज़ करते हैं। अगर आप जब ये CLI करोगे, इसके 2-3 स्टेप थे जो मैंने लास्ट टाइम किए थे। सबसे पहले आप ये डाउनलोड कर लो Node.js क्या है कि ये भी क्या कहते हैं, एक वर्जन कंट्रोल, ये भी क्या कहते हैं एक इसका काम बेसिकली Node.js का ये है कि आप इसके थ्रू जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इसके ऊपर डीप जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ Node.js के ऊपर आना है और आपने इधर से कोई भी वर्जन जो उनसे उसको डाउनलोड करना है। ठीक है, ये करने के बाद आपने Node.js को इंस्टॉल करना है, और एक कमांड थी जो आपने रन करनी है, वो क्या थी, आपने जब Node.js हो जाएगी तब, वो थी npm i firebase tools। ठीक है, अभी भी कोई आप में से चाहे Node.js डाउनलोड लगा ले और ये वाली कमांड रन कर दे, अगर इशू आएगा वो हमें पता चल जाएगा। मतलब साथ साथ आप ये कर लोगे, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इसमें इश्यूज़ के चांसेस CMD के अंदर। हाँ, CMD ओपन कर लो या प्रोजेक्ट के टर्मिनल पे, ये वाली कमांड है npm i firebase tools की। ठीक है, ये 3 स्टेप हमारे कंप्लीट होते हैं। करने के बाद हमने प्रोजेक्ट को क्या किया, रन पे लगाया। रन पे लगाने के बाद मुझे इशू आया है कोई, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, ये देख लो इसे।
जब भी आपको इशू आएगा ना, जब फायरबेस आप कोड यूज़ करोगे तो वो कहे, अभी जब एंड्रॉयड पे चलाओगे तो जब वो कहेगा कि आपके पास जो मिनिमम एसडीके वर्जन है ना वो 19 होना चाहिए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि मिनिमम एसडीके वर्जन क्या होता है। मिनिमम एसडीके वर्जन ये होता है कि कौन सी छोटी से छोटी ऐप में आपकी छोटे से छोटे एंड्रॉयड के ऊपर आपकी ऐप चलेगी। इस टाइम हमारे पास एंड्रॉयड कितने तरह के एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे मेरा जो सा एंड्रॉयड 13 है, आपके पास लेट्स सपोज 11 हो सकता है, 10 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंड्रॉयड के फोल्डर में जाना है, ऐप के फोल्डर में जाना है, और यहाँ पे एक फोल्डर है बिल्ड और ग्रेडल का। मेक श्योर ऐप के अंदर जाके हमने करना है। ये दो होते हैं फोल्डर, एक होते हैं एंड्रॉयड के अंदर, एंड्रॉयड के अंदर ये देखो ये भी पड़ा हुआ है, बट हमने एंड्रॉयड के अंदर जाके ऐप के अंदर जाके बिल्ड और ग्रेडल को ओपन करना है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें एक चीज़ नज़र आएगी, ये मिनिमम एसडीके वर्जन। इसको हमने जब भी फायरबेस यूज़ करनी है 21 को सेट करना है। मिनिमम एसडीके वर्जन 21 सेट करना है, क्योंकि फायरबेस मिनिमम 21 को सपोर्ट करती है। ठीक है, सेव किया हमने, ठीक है, और हम ऐप को करते हैं रन। कौन सा वर्जन मैंने क्या किया है, एंड्रॉयड में जाके ऐप में जाके ऐप लेवल में मेक श्योर ऐप लेवल में आके बिल्ड और ग्रेडल की फ़ाइल ओपन की, यहाँ स्क्रॉल डाउन किया और यहाँ पे एक लिखा था मिनिमम एसडीके वर्जन। यहाँ पे पहले लिखा हुआ था फ्लटर डॉट मिनिमम, यहाँ पे मैंने लिख दिया 21, और ये 21 मिनिमम आपने सेट करना है। जितना ये हायर होगा उतनी ऐप्स आपकी जो उनसी लेटेस्ट वर्जन में चलेंगी। लेट्स से 21 का मतलब ये है कि ये मैंने खुद टेस्ट किया, ये एंड्रॉयड 8 तक तो ऐप चलाता है। अब मुझे नहीं पता इससे नीचे भी जा सकता है कि नहीं, बट अगर आपका एंड्रॉयड 16 है जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है तो वो आपका एंड्रॉयड 4 में भी ऐप चला देता है, बट फायरबेस मिनिमम 21 सपोर्ट करती है। सही है, नोड.js डाउनलोड करो, वो npm i फायरबेस टूल्स की कमांड लगाओ, फिजान क्या बना तेरा, वो ऐप को लाइव करो ज़रा गिटहब पेजेस के ऊपर, उसका लिंक दो मुझे, गिटहब पेजेस पे लाइव करो, गिटहब पेजेस पे। हाँ मैंने मोबाइल दिखे भाई है। कौन सी वाली, कौन सी कमेंट चलाई, फायरबेस टूल्स। रुको, इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करनी थी मुझे भी याद आ रहा, इसको एडिट करो और एडिट में इधर करो फायरबेस -i, और यहाँ पे था -g, -g पहले था कि बाद में था, रन करो पता चल जाएगा। हाँ बट ये -g वाली क्या करेगी, ग्लोबली पूरी सिस्टम में इंस्टॉल कर देगी, इसने भी स्पेसिफिक पाथ के ऊपर इंस्टॉल कर दी, कोई इशू नहीं, तुम वो ग्लोबल चला दो। सही है, जो मैंने भेजी सही कमांड भेजी। फायरबेस के लिए सिर्फ आपको जीमेल चाहिए, आपकी जीमेल कोई ना कोई लगी होगी, फायरबेस बनी हुई होगी, फायरबेस कोर। हाँ
कौन सा वाला? ये जो फायरबेस टूल्स है ना, ये npm, ये जो CLI जो हम विंडोज़ में यूज़ करते हैं उसके लिए फायरबेस टूल्स मतलब पैकेज है। जैसे हम pub.dev के ऊपर पैकेज इंस्टॉल करते हैं, इस तरह से Node.js में npm करके इंस्टॉल करते हैं। वो फायरबेस टूल्स नोड का पैकेज है और Node.js के लिए, और ये फायरबेस हाँ हाँ बनेगा। फायरबेस टूल्स कौन सा वाला? ये CLI है, ये तो CLI है। CLI को कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट चाहिए, जो npm आए फायरबेस टूल कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसको चाहिए। ठीक है, ये मेरी ऐप रन हो रही है और आई थिंक ये चल गई है। ये वो कौन सी? नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी सिलेक्ट कर लो तो कोई इशू नहीं। एनालिटिक को बंद कर दो, अभी मैंने करके दिखाया सारा, अभी सारा एनालिटिक पीछे बंद कर दो। वो स्क्रॉल डाउन करोगे ना, वहाँ एक ऑन ऑफ का बटन होगा। लैपटॉप इधर करोगे, पीछे पीछे जा, आगे आगे पीछे वाली स्क्रीन पे जा, एनालिटिक को ऑफ करके क्रिएट कर लो। ये है कि गूगल के एनालिटिक्स बाय डिफ़ॉल्ट आपको चाहिए, उनका भी नहीं चाहिए, बाद में ऑन कर लें फिर चाहिए होगी। अच्छा ये देखो मेरी ऐप चल गई है, इसका मतलब ये है कि मेरी ऐप एंड्रॉयड पे वर्किंग कर गई है। अब iOS पे चलाऊंगा वो भी चल जाएगी, और जिस पे भी चलाना हो चल जाएगी। ठीक है ठीक है, वो डाउनलोड लगाओ फिर हम शुरू करें, अभी बहुत काम है। वो हो गया फ्लटर इनिशियलाइज, वो थी 2 कमांड्स, वो टाइम लेगी। नोड वर्जन है ना, वो -G वाली चलाई है, वो डेप्लीकेशन दिखाती रहेगी बट चल तो रही है ना। हाँ तो बस सही है वो। फायरबेस लॉगिन, फायरबेस लॉगिन कहीं भी चलाओ, अगर तुम्हारी चला दो। जल्दी करो लाइव यार, लिंक भेजो मुझे। गिटहब पेजेस के ऊपर लाइव करके उस लाइव का लिंक भेजो मुझे। ये कह रहा हूँ मैं, दोबारा रिपीट नहीं मैं करूँगा, 2 दफ़ा रिपीट किया मैंने। कोई इशू नहीं, पहले आ जाओ। हाँ कोई इशू नहीं।
वो होने में भी टाइम लगता है। मेरा तो हुआ था कितना कुछ। लगेगा लगेगा टाइम। हाँ नेट की वैसी है। और इवन इसका डाउनलोडिंग का सर्वर भी स्लो है, ये मैंने ऑब्जर्व किया भाई। मैं कितनी दफ़ा किया। अच्छा अगर ये करप्ट हो गया ना बीच में, मतलब रुक गया तो करप्ट हो जाएगा। मतलब मेरा भी अभी पैकेज है, अगर वो चाहिए वो ले सकते, बट इधर सिग्नल कम आते हैं, इधर सिग्नल सिम के भी कम आते हैं। ठीक है चलो हम तो शुरू करें, हमारा काम बहुत आगे मैंने एक कस्टम टेक्स्ट फील्ड बना ली है। हाँ एंड पे बताऊँ, एंड पे हो रही है। अच्छा तो मैंने क्या किया, अभी एक कस्टम टेक्स्ट फील्ड बनाई है। अभी एक लॉगिन पेज बना रहे हैं हम, लॉगिन पेज जिसके ऊपर हम 2 टेक्स्ट फील्ड लगाई हैं। अब दोनों के कंट्रोलर बनाने, तो मैंने यहीं पे आके ना दोनों के कंट्रोलर बना दिए। +var यहाँ पे अभी रुक जाओ फिर, मेन कंट्रोलर और पासवर्ड कंट्रोलर हमने बना दी। पासवर्ड कंट्रोलर ये 2 हमने बना ली कंट्रोलर, और दोनों को कह दिया ये है टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। एडिटिंग कंट्रोलर हम करने के जा रहे हैं, हम फायरबेस के थ्रू लॉगिन साइनअप की और वो लगाने जा रहे हैं। मतलब किस तरह से कोई ऐप के अंदर लॉगिन साइनअप काम करता है वो फायरबेस के थ्रू करने जा रहे हैं। ठीक है यहाँ पे आके मैंने क्या किया, दोनों के कंट्रोलर कनेक्ट कर दिए। कंट्रोलर मैंने कहा मेल कंट्रोलर, और यहाँ पे आके मैंने कनेक्ट कर दिया कंट्रोलर, और इसको कहा है पासवर्ड कंट्रोलर। ठीक है और यहाँ पे आके इसको टेक्स्ट दे दिया, इसको मैंने कह दिया ईमेल। ईमेल ईमेल और यहाँ पे आके मैंने कर दिया इसे टेक्स्ट, और इसको मैंने कर दिया पासवर्ड। मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, 2 टेक्स्ट फील्ड बनाई कस्टम, और उसके बाद अब मैं यहीं पे आके एक बटन बनाता हूँ कस्टम। यहाँ पे आए, यहाँ पे आके एक बनाया, क्या नाम है इसका, कस्टम बटन डॉट डार्ट। ठीक है यहाँ पे आके इंपोर्ट मटीरियल डॉट डार्ट, और यहाँ पे आके एक STL, यहाँ पे कस्टम बटन, यहाँ पे आके एक बटन बना लेते। बटन बनाते लेट से कोई मटीरियल बटन, उसके अंदर एक ऑन प्रेस है। ठीक है उस ऑन प्रेस के बाद यहाँ पे एक चाइल्ड है। चाइल्ड के अंदर हमने लिख दिया लेट सपोज टेक्स्ट, और वो टेक्स्ट जो सा वो हम पैरामीटर में लेंगे। तो यहाँ पे आके मैंने पैरामीटर बना दिए। लेट सपोज var, सबसे पहले एक ऑन प्रेस हम पैरामीटर में लेंगे, उसके बाद हम लेंगे इसके ऊपर टेक्स्ट। 2 चीज़ें भी लेते हैं। यहाँ आके हमने टेक्स्ट के अंदर दे दिया टेक्स्ट, और ऑन प्रेस के अंदर दे दिया जो भी हमें ऑन प्रेस आ रहा है। ठीक है ये हमारा बटन बन गया। अब इधर आके दिस डॉट ऑन प्रेस एंड दिस डॉट टेक्स्ट, सही है इधर तो कोई इशू। ठीक है यहाँ पे आए अपने डिज़ाइन के ऊपर, लॉगिन के ऊपर, यहाँ पे आके हमने बटन यूज़ करना। मैंने कहा कस्टम बटन एक बनाओ, ये रहा। अब वो कहते हैं इसके अंदर क्या चाहिए, और मैंने कहा इसके अंदर एक ऑन प्रेस है और भेजूँगा मैं। ठीक है और क्या भेजूँगा, इसके अलावा एक इसका टेक्स्ट है वो भेजूँगा।
जो अभी के लिए मैंने लिखा लॉगिन। ठीक है, सेव करता हूँ, जाके चेक करता हूँ हमारा डिज़ाइन कैसा लगता है। तो ये डिज़ाइन है हमारा कुछ ऐसा, ये रन हो रहा है। ऊपर से मैं इधर से थोड़ी सी स्टाइलिंग के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे आके इस कॉलम को इसको पैडिंग दे देते हैं। तो देखते हैं ये ऊपर बिल्कुल आ गया। स्कैफोल्ड को रैप करते हैं रिजिड में सेफ एरिया। ठीक है, एक सेफ एरिया में रैप किया तो वो नीचे हो गए। ठीक है, और इनको सेंटर में करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके एक साइज बॉक्स ऐड कर देता हूँ, थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग के, हाइट लेट्स पुट 20, C और V और यहाँ पे आके मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर कर, यहाँ पे मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर और यहाँ पे आके एक टेक्स्ट ऐड कर दिया। टेक्स्ट में लिख दिया लॉगिन पेज और इसको थोड़ा सा और स्टाइल करने के लिए यहाँ पे स्टाइल और टेक्स्ट स्टाइल और यहाँ पे आके मैंने लिख दिया फॉन्ट साइज, वो ले लिया, लेट्स फॉन्ट साइज FS फॉन्ट साइज और इसको मैंने कर दिया लेट्स पुट 30 और फॉन्ट वेट इसको मैंने कर दिया थोड़ा बोल्ड। छोटा सा डिज़ाइन बनाया ताकि हमारा जो सा है ना अभी के लिए काम हो ही है। ठीक है, थोड़ा सा अब इसको डिज़ाइन करना पड़ेगा। मेन एक्सिस अलाइनमेंट आ गई, स्क्रॉलिंग को भी हटा देते हैं, ज़रूरत नहीं है। इसको रैप करते हैं एक पैडिंग विजेट में ताकि साइडों से स्पेसिंग थोड़ी आ जाए। सेव किया एंड ठीक है, ये एक लॉगिन पेज मैंने बनाया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, जैसे ही मैं ईमेल पासवर्ड ऐड करूँ और मैं क्या करूँ लॉगिन पे क्लिक करूँ, अब लॉगिन बटन जो उनसा वो थोड़ा सा होना चाहिए बेहतर, ये नहीं सही लग रहा। तो मैं क्या करता हूँ, इस लॉगिन बटन को कुछ बैकग्राउंड कलर दे के आता हूँ, यहाँ पे आए और यहाँ पे आके सिर्फ बैकग्राउंड कलर दे दिया। कलर्स डॉट सियान लेट्स सपोज, ये मैंने इसको कलर दे दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैं क्या करूँगा ईमेल पासवर्ड ऐड करूँगा, लॉगिन पे क्लिक करूँगा, फायरबेस पे यूज़र लॉगिन होगा और सेम टू सेम एक होगा पेज होगा साइन अप के लिए। पहले यूज़र क्रिएट करेगा फिर लॉगिन कर पाएगा। ठीक है, तो मैं क्या किया, अपने ऐप पे गया, ऐप पे जाके अपने लॉगिन पेज पे गया, लॉगिन पेज पे गए और यहाँ पे ना एक साइज बॉक्स ना मैंने यहाँ पे ऐड करना है, इधर आके मैंने पेस्ट किया, सेम टू सेम लॉगिन पेज की कॉपी की और एक साइन अप पेज बना दी। साइन अप पेज वो इसलिए किया क्योंकि पहले साइन अप होता है फिर लॉगिन होता है, मतलब किसी भी ऐप पे आप जाते हो पहले साइन अप होता है फिर लॉगिन होता है। मैंने क्या किया, सेम टू सेम इसको कर दिया साइन अप स्क्रीन और यहाँ पे आके नीचे कर दिया साइन अप। ठीक है, और मेन डॉट डार्ट के अंदर मैंने कॉल कर दिया सबसे पहले साइन अप स्क्रीन। ठीक है, इसको इंपोर्ट किया और ये मेरी इंपोर्ट हुई। अब देखते हैं हमारा पहला पेज है साइन अप पेज, कोई इशू नहीं है तो। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं फायरबेस। मैं यूज़ कर रहा हूँ अब अप्रोच जो भी मैं यूज़ करूँगा वो प्रोवाइडर की। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया फ्लटर पब ऐड प्रोवाइडर। ठीक है, तो मैंने प्रोवाइडर जो सा अपनी उसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, ज़बरदस्त। अब हम अपनी प्रोवाइडर के ऊपर, प्रोवाइडर है हमारे कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे आके प्रोवाइडर पे एक फ़ाइल बनाई ऑथ प्रोवाइडर, मतलब लॉगिन साइनअप के लिए मैं एक ही प्रोवाइडर यूज़ करूँगा, उसका ऑथ प्रोवाइडर क्या है आपकी मर्ज़ी, आप लॉगिन का प्रोवाइडर अलग बनाओ साइनअप का अलग बनाओ। मैंने क्या किया, एक ऑथ का प्रोवाइडर अलग बना दी। ठीक है, तो मैंने एक सिंपल काम जल्दी करने के लिए एक ऑथ प्रोवाइडर अलग कर लिया डॉट डार्ट, क्योंकि लॉगिन साइनअप एक ही प्रोवाइडर हैंडल कर लिया। क्लास बनाई, इसका नाम रख दिया ऑथ प्रोवाइडर एक्सटेंड्स और यहाँ पे चेंज नोटिफायर और यहाँ पे आके मैंने अब अपना लिखना, सबसे पहले एक फ़ंक्शन बनाता हूँ जो लॉगिन करेगा, एक फ़ंक्शन बनाता हूँ जो साइन अप करेगा। मैंने यहाँ पे लिखा लॉगिन और इस फंक्शन का नाम रख दिया लॉगिन और एक और फंक्शन बना दिया मैंने साइन अप और ये दो फंक्शन होंगे, जो लॉगिन वाला लॉगिन पे चलेगा, साइन अप वाला साइन अप पे चलेगा। इसी तरह से एक बुलियन बना दिया, बुलियन
इज़ लोडिंग, जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, फॉल्स। ठीक है, ये अभी तक मैंने सिंपल लॉजिक लिखी है। अब क्या सीन है कि फायरबेस हम क्या करते थे, एपीआई करते थे, हम प्रोवाइडर के अंदर एपीआई की एक सर्विस फाइल बनाते थे, उस सर्विस फाइल के अंदर सारा HTTP वगैरह लिखते थे, एपीआई डेटा आता था वो करते थे। इसमें काम बहुत आसान है। इवन आपकी समझो एग्जांपल की तरह आपकी सर्विस फाइल इसमें से बहुत कम होगी। अब इधर आपकी मर्ज़ी, आप अपनी सर्विस फाइल बनाना चाहते हो तो बनाओ, अगर सर्विस नहीं बनाते आप डायरेक्ट काम इधर भी कर सकते, क्योंकि 1 लाइन ऑफ कोड ही है। ठीक है, मतलब एक लाइन से आपने सारा काम करना है। क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, फायरबेस का यूज़र को रजिस्टर करना है। सबसे पहले हमने फायरबेस पे आना है। फायरबेस के ऊपर जब आप आओगे ना, तो यहाँ पे आपको एक दफ़ा प्रोजेक्ट को रिफ़्रेश करता हूँ। अभी जब हमने फायरबेस कनेक्ट कर ली है, पेज को रिफ़्रेश करना है, वो हमें बताएगा कि आपकी कितनी ऐप्स, मेरी ऐप्स, जैसे यहाँ पे देखो इस टाइम नज़र आ रहा है 3 ऐप्स कनेक्ट हुई है। पहले ये नहीं आ रहा था। जब हमने अपनी ऐप के साथ कमांड्स वगैरह चला के रिफ़्रेश किया ना, तो ऑटोमेटिकली 3 ऐप रजिस्टर हो चुकी है। ठीक है, मतलब फायरबेस को पता चल चुका है 3 ऐप्स मेरे साथ कनेक्ट है, और हमारी ऐप भी चल चुकी है, उसे भी पता है कि वो कनेक्ट है। अब फायरबेस ना हमें कोई एक सर्विस नहीं देती, फायरबेस हमें बहुत ज़्यादा सर्विसेज देती है। जैसे अभी सिर्फ हम एक सर्विस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लॉगिन साइनअप को। तो फायरबेस के अंदर एक सर्विस होती है, जिस यहाँ राइट पे आके आपने देखना ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन वो सर्विस होती है जिसमें हम फायरबेस पे ईमेल पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। मतलब आपने कोई भी लॉगिन करनी है, गूगल ऑथेंटिकेशन करनी है, फेसबुक ऑथ करनी है, एप्पल ऑथेंटिकेशन करनी है, फ़ोन OTP करनी है, कोई भी ऑथेंटिकेशन करनी है, तो हम यूज़ करेंगे ऑथेंटिकेशन सर्विस, जो लॉगिन साइनअप के लिए यूज़ होती है। ठीक है, इसके अलावा फायरबेस के अंदर एक होती है चीज़, फायरबेस फायर स्टोर डेटाबेस। ये दोनों जो उनसी है ना, फायरबेस में डेटाबेस का काम करती है। जैसे क्या होता है, जब हम API के अंदर डेटा स्टोर करते हैं, तो वो डेटाबेस में कहीं ना कहीं रखता होगा, वो डेटाबेस की नॉलेज टोटली अलग है। तो इसमें फायरबेस हमें 2 चीज़ें प्रोवाइड करती है, आप यूज़ करो फायर स्टोर या फिर रियल टाइम डेटाबेस। इन दोनों का इस्तेमाल करने का तरीका अलग है। वो जब हम इस पे जाएंगे, हमारी अगली क्लास डेफिनेटली इनके ऊपर ही होगी, बट ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि इनके थ्रू होता है क्या क्या। क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं आपने फायरबेस पे कौन कौन सी सर्विस पे काम किया, तो आपने अभी तो पहले जैसे आप सीखने जा रहे हो फायरबेस ऑथेंटिकेशन, इसी तरह से आप करोगे फायरबेस फायर स्टोर। ठीक है, ऐप चेक जो सी होती है जब यूज़ होती है, जब आपकी ऐप लाइव हो चुकी होती है, प्ले स्टोर पे होती है, आपने देखना होता है कि आपकी ऐप का स्टेटस क्या चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि सारे ऐप्स यूज़र की ऐप क्रैश हो रही है, हो सकता है कि ऐप आप ओपन करते हो ऐप बंद हो जाती है यूज़र्स की। अब वो यूज़र तो नहीं आपको आके बताएगा कि मैं आपकी ऐप ही नहीं चल रही, वो तो उड़ा देगा डायरेक्ट। तो आपको ये ऐप स्टेटस से पता चलता है, ऐप चेक से, कि मेरी ऐप जो सी है इतने यूज़र डेली यूज़ कर रहे हैं, इतने यूज़र पे क्रैश हो रही है, और वजह भी बताया था कि क्या रीज़न है। ठीक है, तो ये भी एक सर्विस है। इसी तरह से एक्सटेंशंस, ये भी इतनी पॉपुलर नहीं है। स्टोरेज सर्विस बड़ी पॉपुलर है। स्टोरेज में क्या होता है, फायरबेस के ऊपर कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हो। लेट्स सपोज आपने PDFs को स्टोर करना है, इमेजेस को करना है, ऑडियोज़ को करना है, वीडियोज़ को करना है, कोई भी टाइप की स्टोरेज जो आप चाहते हो। लेट्स सपोज आप चाह रहे हो मैं एक टिकटॉक जैसी ऐप बनाऊँ, तो आप टिकटॉक जैसी ऐप के लिए ऊपर सारी की सारी वीडियोज़ होती हैं, वो सारी वीडियोज़ कहीं ना कहीं तो स्टोर करनी है। तो फायर स्टोरेज ये सर्विस है जिस पर आप यूज़ करते हो। ये काफ़ी एक्सपेंसिव सर्विस है फायर स्टोरेज। ठीक है, बट फिर भी हमें लिमिटेड फ्री मिलती है। उसके अलावा होस्टिंग है, जब वेबसाइट बनती है उसके लिए होस्टिंग कनेक्ट हो सकती है। फंक्शन जो इसकी सर्विस है ना, ये वाली, ये आप कभी भी फ्री ट्रायल में यूज़ नहीं कर सकते। आपको डेफिनेटली इसके लिए प्लान जो सा है वो ब्लेस प्लान चाहिए। ये जो सा हम यूज़ करें स्पार्क प्लान, ये जो फंक्शंस का ऑप्शन है ये इसके अंदर अनेबल नहीं होता। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि लेट्स से आपने एक ऐप बना दी, आप कहते हो कि जैसे ही सुबह के 8 बजे खुद ब खुद सारे यूज़र्स को एक मेल चली जाए, सारे यूज़र्स को एक नोटिफिकेशन आ जाए, कुछ भी आ जाए। मतलब ऐसा काम जो आपने ऑटोमेट करवाना है, आप लिख देते हो उसके अंदर सारी लॉजिक के ना, ये काम करने पे यूज़र को ये हो, मतलब सारी के सारी ऑटोमेशन आप लिख देते हो फंक्शंस के ऊपर। तो ये फंक्शंस जो ये बहुत एडवांस टॉपिक है, इसमें आपको कोड भी जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट में करना होता है, इसमें डार्ट में कोड नहीं होता। तो इन शॉर्ट ये फंक्शंस जब यूज़ करोगे जब आप प्लान अपग्रेडेड होगा। ठीक है, उसके बाद मशीन लर्निंग के कुछ आ गए हैं, ये रिमोट कन्फिग की एक ऑप्शन है। इसका फीचर का मकसद क्या होता है, लेट्स से अगर आपकी ऐप ऑफ भी है ना, तब भी अगर अगर ये कनेक्ट कर दी हुई है आपने, तो आपकी ऐप के अंदर ऑटोमेटिकली डेटा ऐड हो सकता है। मतलब ये अभी एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा और सर्विसेज हैं बड़ी ज़्यादा, जैसे कि इसके अंदर है ये एक कहाँ गई, ये यहाँ पे थी एंगेज में, हाँ
ये टेस्टिंग की फैसिलिटी देता है। इसके बाद मैसेजिंग की सर्विसेज देता है। आप फायरबेस में मैसेजिंग वगैरह जो करते हो, नोटिफिकेशंस जो भेजते हो, जब हम एक बंदा एक यूज़र को मैसेज करता है तो हमें नोटिफिकेशन आता है, वो नोटिफिकेशन हम फायरबेस इसके मैसेजिंग के थ्रू भेज सकते हैं। इसके अलावा ये डायनामिक लिंक्स हैं। डायनामिक लिंक्स होते हैं कि लेट्स से मैं दराज से एक चीज़ देखता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं अपने फ्रेंड को शेयर करता हूँ एक लिंक कि भाई तू भी ये चीज़ चेक कर। वो यूज़र जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करता है, अगर आपके सिस्टम में दराज इंस्टॉल होती है तो वो ऑटोमेटिकली दराज खुलती है, दराज के अंदर जाके वो प्रोडक्ट खुल जाती है। तो डायनामिक लिंक्स होते हैं ये कि आप लिंक शेयर करते हो, वो लिंक के थ्रू वो पूरी ऐप तक पहुंच के उसको दिखा देता है। और अगर ये डायनामिक लिंक अगर आपके सिस्टम में ऐप इंस्टॉल नहीं है, वो प्ले स्टोर तक ले जाता है कि यहाँ से इंस्टॉल कर लो ऐप। तो ये डायनामिक लिंक्स जो उनसे ये भी प्रोवाइड करता है। एडमोब होता है, एडमोब के थ्रू हम अपने एड्स कनेक्ट कर सकते हैं। हम ऐप के ऊपर जो एड्स आते हैं जिससे वो रेवेन्यू कमाते हैं, अगर आप एडमोब कनेक्ट कर ले तो इससे ये होगा कि आपके पास वो जो एडमोब की रेवेन्यू है वो इससे कनेक्ट हो जाएगा। आप जितने यूज़र्स आपके ऐड देखेंगे उस लिहाज से आपको पैसे मिलेंगे उनके। उसके अलावा क्रैशलेटिक्स भी यही होता है कि अगर आपकी जो सी क्रैश हो रही है ऐप्स, तो ये भी एडवांस फीचर है, क्रैशलेटिक लगाओ और आपसे पता चल जाता है कि इस वजह से मेरी ऐप क्रैश हो गई। मतलब ये इतनी ज़्यादा सर्विसेज हैं कि इसको एक्सप्लोर करने में बहुत टाइम लगेगा, बट हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम जितनी होंगी हम उसको कवर करें। बट जो इसमें से कोर हैं जो आनी चाहिए वो सिर्फ है ऑथेंटिकेशन और फायर स्टोर और ये स्टोरेज। ये 3 चीज़ें आपको कंपलसरी है जो आनी चाहिए, बट ये 2 भी आप कर लो तो इनफ है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन सर्विस पे हम अभी डाइव करते हैं। ऑथेंटिकेशन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मुझे एक इंटरफेस आएगा जो मुझे कहेगा कि आप ऑथेंटिकेशन सर्विस को इनेबल करो। मैंने इस पर क्लिक किया, ये लोड हो रहा है। जब भी आप कोई सर्विस को स्टार्ट करोगे, सर्विस कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीपल सर्विसेज है, तो आपको फर्स्ट टाइम उसको अलाउ करना होगा, गेट स्टार्टेड करना होगा। तो जैसे भी उसने कहा कि आप गेट स्टार्टेड करो, मैंने कहा गेट स्टार्टेड। ये करने के बाद वो मुझे आगे लेके जाएगा यहाँ पे। अब वो मुझे कहता है आप कौन सी ऑथेंटिकेशन लगाना चाहते हो। आप ईमेल पासवर्ड लगाना चाहते हो, गूगल ऑथेंटिकेशन, फेसबुक, गूगल प्ले, गेम सेंटर, ऐप, गिटहब और फ़ोन नंबर, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, याहू, कौन सी। ये इतनी ज़्यादा है कि आपने इसके अलावा बाहर कहीं नहीं देखी होगी कोई। मतलब ये सारी वही है जो है। अभी हम सबसे सिंपल जो इसकी है वो ये है ईमेल पासवर्ड, वो इंटीग्रेट कर रहा है। बाकी सारों का प्रोसेस अलग अलग है, तरीका अलग अलग है। अभी हम सारी तो नहीं करेंगे, सिर्फ हम 1 या 2 मैक्सिमम करेंगे। बट कल को आप कहीं जाते हो तो आपको ज़रूरत पड़ती है, आप उस लिहाज से सर्च करते हो कि हाउ टू इंटीग्रेट लेट्स सपोज फेसबुक इन विद फायर बेस इन फ्लटर, ऐसे करके तो आपको डेफिनेटली सोल्यूशन मिलेंगे। आप उनको फॉलो करोगे डेट्स। ठीक है, मतलब आपको मकसद पता चल गया कि मकसद क्या था, हम इसके थ्रू ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहली सर्विस को क्लिक किया, हमने इसको अनेबल करना है। अगर हमने इसको अनेबल ना किया ये सर्विस हम यूज़ नहीं कर सकते। जो भी आप सर्विस यूज़ करोगे आपने इसको ऑन करना है। अगर आप ऑन नहीं करोगे मतलब इसके पैसे नहीं पड़ेंगे। अगर आपने ऑन कर दी तो जितने यूज़र इसको यूज़ करेंगे उतने उसको पैसे पड़ेंगे। ठीक है, ये ऑन करने के बाद मैंने सेव किया। अब क्या होगा कि जो सा मेरा लिंक है ये हो गया सेव। ठीक है, अगर आप ये ऑन नहीं करते, आप फायरबेस यूज़ करते तो वो ऑथेंटिकेशन चलेगी नहीं। ठीक है, यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने लिखा फायरबेस। ओके, अब हमने ऑथेंटिकेशन सर्विस यूज़ करनी है, तो ऑथेंटिकेशन सर्विस यूज़ करने के लिए हमें पैकेज करना है फायरबेस ऑथ का। अगर ये आप हर सर्विस का अपना अपना पैकेज है। अभी हमने फायरबेस कोर क्यों किया था, जब हम फायरबेस को कनेक्ट कर रहे थे। अब हमने फायरबेस की ऑथेंटिकेशन सर्विस यूज़ करनी है तो हम यूज़ करेंगे फायरबेस ऑथ का पैकेज। तो हमने इसको ओपन किया, इसको कॉपी किया, इस पैकेज को ऐड किया, यहाँ पे आए फ्लटर पब ऐड, और यहाँ पे आके हमने इस पैकेज को ऐड कर दिया, फायरबेस ऑथ के पैकेज। ये ऐड करने के बाद हमारा जो फायरबेस ऑथेंटिकेशन की सर्विसेज हैं वो हमें इसके थ्रू मिलेंगी। ये करने के बाद हमने वेट किया। भाई नेट बहुत स्लो आ रहा, बंदे को बुला। मेरा नेट ले लो। ठीक है, कोई अभी तक इशू कुछ भी नहीं किया हमने। अभी तक जो काम था वो कर लिया। फायरबेस को शुरू करने से पहले हम इसकी ऑथेंटिकेशन सर्विस को देखा और अब हम इसे इंटीग्रेट करने जा रहे हैं फाइनल।
इसको लगाने का काफ़ी आसान तरीका, कोई मुश्किल तरीका नहीं, 2 लाइन ऑफ कोड है, सिर्फ 2 लाइन ऑफ कोड आपने लगाना है, आपका ऑथेंटिकेशन लॉगिन भी लग जाएगी, साइनअप भी लग जाएगी। ये इसी के तो पैसे ले रहा है कि आपको मतलब कोड कम करना पड़ रहा है, आपको किसी बैकएंड डेवलपर की भी ज़रूरत नहीं है, तो फायरबेस इसी का आपसे चार्ज कर रही है। तो टाइम टू टाइम ये अपग्रेड हो रही है। चलो ठीक है। अच्छा, जब तक हम नेक्स्ट करते हैं अपना, ठीक है, हम जाते हैं अपने साइनअप पेज के ऊपर। साइनअप पेज के ऊपर आके हम क्या करते हैं, जैसे ही यूज़र क्लिक करेगा ना साइनअप के ऊपर यहाँ पे, तो हमने क्या करना है, प्रोवाइडर के अंदर एक फंक्शन बनाया साइनअप का, उसको हिट करना है। तो सबसे पहले प्रोवाइडर के ऊपर एक्सेस करने के लिए मैंने कहा मेन मेथड में तो मल्टी प्रोवाइडर लगाया ही नहीं है, यहाँ पे गए मटेरियल ऐप में, यहाँ पे आके हमने ये ऐड किया मल्टी प्रोवाइडर ये ऐड करने के बाद इंपोर्ट किया, यहाँ पे आके प्रोवाइडर्स ऐड किया, चेंज नोटिफाई प्रोवाइडर ऐड किया। यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट इधर आके हमने अपने उसका नाम लिख दिया, क्या नाम रखा था हमने, ऑथ प्रोवाइडर, ये हमने एक ऐड कर दिया। ये ऐड नहीं करते तो प्रोवाइडर यूज़ नहीं होना था। ये करने के बाद हम इधर आए कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड, और यहाँ पे आके हमने अपने प्रोवाइडर उसका नाम दिया, कौन सा, ऑथ प्रोवाइडर। अब करने के जा रहे हैं हम, यूज़र जैसे ही ईमेल पासवर्ड ऐड करके क्लिक करेगा लॉगिन पे, तो इसका नाम भी चेंज करना है। इसका नाम कर देता हूँ मैं रजिस्टर। जैसे ही यूज़र इस रजिस्टर पे क्लिक करेगा, होगा क्या कि ऑटोमेटिकली ये फ्लोटर घूमेगा और यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद एक होम पेज पे चला जाएगा, इसमें वेलकम लिखा होगा, या फिर साइन अप के बाद पहले जाएगा लॉगिन पे, लॉगिन से वो जाएगा होम पे, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे आके हमने सबसे पहले प्रोवाइडर का एक इंस्टेंस बना दिया, किसके ऊपर, एक क्लिक के ऊपर प्रोवाइडर, और ये हमारा इंस्टेंस बन गया। फिर हमने लिखा प्रोवाइडर डॉट साइनअप, ठीक है। अब साइनअप को हमने हिट किया। अब साइनअप के टाइम हमने कितनी चीज़ें भेज रहे हैं, 2, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। तो हमने इस फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर बना लिए, पहला बना लिया ईमेल और एक बना लिया पासवर्ड, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आया, इधर लिखा ईमेल में क्या भेजना है, मेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, और पासवर्ड में क्या भेजना है, पासवर्ड कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, सही है, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं, मैं कुछ भी ऐसा न्यू नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ फंक्शन बनाया, फंक्शन बना के 2 पैरामीटर दिए जो मैंने हिट करने थे, और मैंने क्या किया, इस तरह से उसको हिट कर दिया। अब हम प्रोवाइडर के अंदर ईमेल पासवर्ड पहुंचा चुके साइनअप के थ्रू। यहाँ पे आके हमने लिखना है, यार आजा, रुको, हमने इसको खुद ऐड कर दिया, जैसे करो एंटर, इधर गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, इधर गए, एस किया, ये क्यों नहीं हमने पहले किया, आउटपुट पे गए, इसको बंद किया, ये डिपेंडेंसीज आई थिंक यूनिटी वो गया कि वो तो बंद ही होगा, वो तो बंद हो गया। उसको हमने किया ऐड, हाँ आया, सही है, सही है, हाँ आ गया। अच्छा, ये करने के बाद हम जाएंगे अपनी प्रोवाइडर के ऊपर, यहाँ पे ईमेल के यहाँ पे लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फायरबेस
फायरबेस ऑथ ये कहाँ से आ रहा है? इस ऑथेंटिकेटेड पैकेज से आ रहा है। अगर हमने फायरबेस ऑथ का पैकेज यूज़ नहीं किया होता तो हम ये यूज़ नहीं कर सकते थे। यहाँ पे हमने लिखा फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, ये ऑप्शन है। मैं कुछ भी याद नहीं रखना इसके अंदर, सिर्फ हमें ये याद रखना है कि हमने जब भी फायरबेस की ऑथेंटिकेशन सर्विस यूज़ करनी है तो हमने यूज़ करना है फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस, उसके बाद लिखना है डॉट क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। ये इसका बिल्ट इन फीचर है, फंक्शन है। ये करने के बाद उसने हमने ईमेल जो ऊपर से दी थी वो दे दी, पासवर्ड जो हमने ऊपर से भी पैरामीटर से लिया था वो दे दिया। ये करने के बाद हमारा जो सा यूज़र है वो रजिस्टर्ड हो गया। सिर्फ ये 1 लाइन ऑफ कोड था जिसके थ्रू हमारी रजिस्ट्रेशन यूज़र की कंप्लीट हो गई। इसको टेस्ट करते, सेव किया। अभी मैंने वैलिडेशन नहीं लगाई कि ईमेल इसने एंटर की कि नहीं की। मैं ये सोच के चल रहा हूँ जो मेन हमारी लाइन है वो यही है सिर्फ, कि हमने फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, और ईमेल और पासवर्ड दोनों दे दी। अब यहाँ पे आके अभी के लिए मैं एक मेल डालता हूँ। लेट्स से मैंने एक मेल डाली arham@gmail.com, और ये करने के बाद मैंने एक पासवर्ड डाला 1234 8 टाइम्स 8। जैसे मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक तो। अब हम जाके तो चेक करते हैं हमारा यूज़र आया कि नहीं। यूज़र्स में गए तो यहाँ पे अभी कोई यूज़र नहीं आया। इधर आके हम रजिस्टर पे क्लिक किया, ओके। अब हम इसको थोड़ा हैंडल करते हैं, ट्राई कैसे हो सकता है, एरर आ रहा हो। इधर हमने लिखा ट्राई कैच, यहाँ पे आके इसको लिखा ईमेल पासवर्ड, और यहाँ पे प्रिंट लगा देता हूँ मैं सिर्फ ठीक है। और यहाँ पे एक डिबगर लगाता हूँ, अगर वो कैच में आएगा हमें पता चलेगा उसको किसी वजह से कैच में गया। ये किया, और मैंने ईमेल लिखी, ईमेल arham@gmail.com 1 2 3 4 1 2 3 4। रजिस्टर पे क्लिक किया, अब वो कैच में आया। कैच में उसने वजह बताई है। वजह क्या बता रहा है? वो कह रहा है एक हो सकता है हमने पैकेज लगाया, एक दफ़ा रीरन करते ऑथेंटिकेशन पैकेज को। इसको प्रोजेक्ट को बंद किया, दोबारा रन किया। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं दोबारा इसलिए रिपीट करूँ। मेन लाइन हमारे कोड की सिर्फ यही है। वो क्या है, हमने लिखना है फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस। ये हमारी कॉमन चीज़ होगी जब भी हम चाहे लॉगिन करें, चाहे हम साइन अप करें, चाहे गूगल ऑथ करें, कुछ भी करें, ये हमारी चीज़ सेम रहेगी, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस। और यहाँ पे हमने लिखना है डॉट क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। और अगर आपने साइन इन करना है तो आपने लिखना है यहाँ पे साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, ये वाला, क्योंकि ईमेल और पासवर्ड से हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमने इधर अभी लिखा है क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, और यहाँ पे आके ईमेल दे दिया, पासवर्ड दे दिया। ये दोनों करने के बाद हमने क्या किया, अपनी कौन सा हमारा यूज़र है फायरबेस में रजिस्टर हो जाना चाहिए। एक दफ़ा प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है यूज़र आए ही ना हो, तो ऐप को इसीलिए रन करके देख रहे हैं कि दोबारा हमें पता चलेगा कि क्या यूज़र इसमें रजिस्टर हुआ है कि नहीं। सेम काम इसी तरह से हमने और इसके ऊपर भी करना है। वो क्या करना है, हमने यहाँ पे लिखना है फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट साइन विद ईमेल एंड पासवर्ड। ये वाला मेथड यूज़ करें, साइन विद ईमेल एंड पासवर्ड। और यहाँ पे ईमेल पासवर्ड देने के लिए हम यहाँ पे भी ईमेल और पासवर्ड के उसको एज अ पैरामीटर भेज देते हैं। तो अब हमारा ये भी वही, ये एक लाइन से हमारा साइन अप हो गया, और एक लाइन से साइन अप हो गया, एक लाइन से साइन इन हो गया। एक दो दोबारा ट्राई करते हैं आगे। इधर आए, यहाँ पे लिखा arham@gmail.com 1 2 3 4 1 2 3 4 क्लिक किया तो ये कैच में नहीं गया, इसका मतलब वो एग्जीक्यूट हो गया। जाके रिफ़्रेश करते तो ये यूज़र आ गया। मतलब सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड था,
पैकेज लगाया था उसको मैंने दोबारा रन किया था तो वो चल गया, कुछ भी नहीं किया, उसने ऑटोमेटिकली एक नया यूज़र मेरा रजिस्टर कर दिया। ये यूज़र्स के सेक्शन में हम देख सकते हैं कौन कौन से यूज़र आए हैं। इसी तरह से मैं एक नया ईमेल रजिस्टर करता हूँ, कहता हूँ अरहम 1 को रजिस्टर करो, रजिस्टर पे क्लिक किया, ठीक है। अब जाके चेक करता हूँ, इधर आया, रिफ़्रेश किया, इधर अरहम 1 भी आया। मतलब आपकी ऐप में जितने यूज़र आएंगे सारे के सारे आप देख सकते हो कौन कौन सी मेल्स हैं। मैं अब बट आप इनका पासवर्ड नहीं देख सकते, हर यूज़र की सिर्फ मेल देख सकते हो, पासवर्ड नहीं देख सकते, ये हाइड होता है, ठीक है। तो मतलब हमने सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड से यूज़र को रजिस्टर करवा लिया फायरबेस के ऊपर अपनी ऐप के। अब आगे की लॉजिक हमने मैनेज करनी कि ऐप यूज़र को क्या दिखाना है, वेलकम या जो भी क्या दिखाना है, मतलब हमारा आई डी रजिस्टर्ड हो गई, सही है। तो अब इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे आके इफ़ अपनी वैलिडेशंस ऐड करनी। मैं कहता हूँ इफ़ कंडीशन में क्या इफ़ ईमेल डॉट इज़ एम्प्टी, क्या अगर उसकी जो सी ईमेल है वो एम्प्टी होगी तो क्या करना, इधर स्नैक बार एरर दिखाना कि प्लीज़ एंटर योर मेल। इसी तरह से एक नीचे और ऐड करता हूँ, एल्स इफ अगर उसका जो सा पासवर्ड है वो एम्प्टी होगा, इज़ एम्प्टी, अगर वो भी एम्प्टी होगा पासवर्ड तो भी उसको क्या दिखाना है, एक एरर दिखाना है। और इसके बाद अगर दोनों सब कुछ सही होता है तब जाके इस यूज़र को क्रिएट करना एल्स में। मतलब हम अपनी साइड से भी चेक कर रहे हैं कि हमारा जो सा यूज़र है उसने ईमेल भी डाली, पासवर्ड भी डाला, ठीक है। अब हमने सबसे पहले स्नैक बार चाहिए एक, हम गए यहाँ पे स्नैक बार फ्लटर, यहाँ पे आके हमने स्नैक बार का यहाँ से कोड पकड़ा, नीचे गए और ये हमने स्नैक बार का कोड कॉपी किया और यहाँ पे आके यूटिल्स के फोल्डर के अंदर आके एक बनाई माई स्नैक बार डॉट डार्ट और यहाँ पे आके एक फंक्शन बना दिया माई स्नैक बार और यहाँ पे आके इस फंक्शन को मैंने कॉपी कर लिया और इधर इंपोर्ट किया और मटीरियल डॉट डार्ट से इंपोर्ट कर लिया। और कॉन्टेक्स्ट चाहिए इसे तो इसको मैंने एक कॉन्टेक्स्ट भेज दिया और दूसरा पैरामीटर भेज दिया टेक्स्ट का, जो भी हम टेक्स्ट लिख के भेजना चाहिए, ठीक है। ये करने के बाद हमने यहाँ पे कंटेंट की जगह टेक्स्ट की जगह पे भेजना है क्या हमारा जो टेक्स्ट हम भेजेंगे। और कलर हम उससे पूछते हैं, कलर अभी बाय डिफ़ॉल्ट हम रखते हैं इसे लेट्स सपोज सियान जो भी है, ठीक है। सेव किया, यहाँ पे हमने लिखा अगर उसकी ईमेल एंटर मतलब खाली है तो हमने दिखाई माई स्नैक बार, दो चीज़ें भेजनी है कॉन्टेक्स्ट और ये। अब कॉन्टेक्स्ट जो सा हमें साइनअप पेज से भी चाहिए तो हमें कॉन्टेक्स्ट यहाँ से भेजना पड़ा और यहाँ से भी हमें इस कॉन्टेक्स्ट को भेजना पड़ा, ठीक है। मतलब कॉन्टेक्स्ट चाहिए था वो हमें यूआई से मिलता है तो हमने यहाँ से पास किया, यहाँ से पास किया, यहाँ से पास किया और यहाँ पे एरर लिख के भेज दिया कि भाई प्लीज़ एंटर ईमेल। ये हमने मैसेज लिख दिया ईमेल के ऊपर और यही हमने लिख दिया किसके ऊपर, पासवर्ड के ऊपर, प्लीज़ एंटर पासवर्ड। अब देखो अगर मैं इधर आके और अगर लेट से एरर आ जाता है, एरर आता है तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो भी एरर आ रहा है ई डॉट टू स्ट्रिंग, मतलब जो भी एरर हमें फायरबेस से आएगा वो एरर शो करवा दें, ठीक है। और अगर यूज़र रजिस्टर हो जाता है, इधर मैंने अवेट लगाया, इसको मैंने एसिंक किया और इस अवेट के नीचे मैंने एक स्नैक बार दिखा दी जिसमें लिखा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ठीक है। और यहाँ जैसे वो मैसेज आएगा मैं नेविगेटर यूज़ करता हूँ, नेविगेटर डॉट पुश और यहाँ से नेविगेट कर दूँगा लॉगिन पेज पे, मटीरियल पेज राउट और यहाँ से मैंने कहाँ पे जाना, कॉन्टेक्स्ट, इधर से मैं नेविगेट कर दिया लॉगिन पेज पे, लॉगिन स्क्रीन। मतलब होगा ये जैसे ही अगर यूज़र ने सही डिटेल एंटर की तो वो क्या करेगा, यूज़र क्रिएट करेगा, अलर्ट दिखाएगा और नेविगेट कर देगा लॉगिन पे। मैंने इसको फॉर्मेट किया, सेव किया, चेक करता हूँ, ठीक है। अब इधर आए, हमने मेल ही नहीं एंटर की, रजिस्टर पे क्लिक किया, प्लीज़ एंटर ईमेल, ठीक है। मैंने कहा कि ठीक है इसको ना
इसको करो यार रजिस्टर, ठीक है। मैंने कहा चलो मेल एंटर करते हैं, arham@gmail.com। जैसे ही क्लिक किया उसने कहा प्लीज़ एंटर पासवर्ड। ये वो वैलिडेशन है जो मैंने लगाई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ फायरबेस की पावर। अब इस मेल, ये वाली मेल पहले से रजिस्टर हुई है। यहाँ पे जाके हम देखते हैं हमारे पास arham@gmail.com पहले से रजिस्टर्ड है। तो फायरबेस के अंदर पहले से जो मेल रजिस्टर होगी वो हमें एरर भेजेगी। लेट्स सो मैंने इधर पासवर्ड डाला दोबारा कुछ, मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया तो फायरबेस अब एक हमें एरर भेजेगी। हाँ, ये ईमेल ऑलरेडी इन यूज़, द ईमेल एड्रेस इज़ ऑलरेडी यूज बाय अनदर अकाउंट। ये एरर हम नहीं लिख रहे, ये एरर हमें फायरबेस यहाँ कैच से भेज रही है। यहाँ से जो भी फायरबेस एरर थ्रो कर रही है हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो फायरबेस हमें इस टाइम एरर भेज रही है कि भाई ये जो ईमेल आप यूज़ कर रहे हो ऑलरेडी इन यूज़। मैंने लेट्स सपोज मेल को चेंज कर दिया, मैंने इधर आके 3 लिख दिया। अब मेरा पासवर्ड की जो लेंथ है ना वो मिनिमम 6 करैक्टर होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया था, 3 करैक्टर भेज रहा। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया फायरबेस की तरफ से मैसेज आया पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 6 करैक्टर। ये सारी वैलिडेशन फायरबेस हमें बता रही है। मतलब फायरबेस हमारा सारा काम कर रही है जो हमें करना चाहिए। मतलब उसने ये भी बताया ईमेल भी, लेट्स सपोज मैं ईमेल सही नहीं भेजता, ईमेल मैंने लिखी ये सही मेल नहीं है, मैंने क्लिक किया तो वो कह रहा है ईमेल इज़ बैडली फॉर्मेटेड। मतलब ये सारे काम फायरबेस हमें बता रही है कि भाई आपने मेल नहीं से लिखी, मेल पहले से एग्जिस्ट कर रही है, पासवर्ड 6 कैरेक्टर से कम है, ये सारा कुछ। तो ये हमने कुछ नहीं किया, ये हमने सिर्फ कैच के अंदर बताया कि जो एरर फायरबेस दे रही है वो प्रिंट करो। तो वो क्या कह रहा है ऑटोमेटिकली फायरबेस जो एरर दे रही है हम उसको शो करवा रहे हैं। सही है, मतलब कुछ भी नहीं किया हमने सारा। अब मैं सही चीज़ एंटर करता हूँ, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आके gmail.com और पासवर्ड भी सही डालता हूँ 1 2 3 6 करैक्टर का, क्लिक करता हूँ। जैसे ही वो होगा रजिस्टर क्या होगा ऑटोमेटिकली देखो लॉगिन लिखा है और हम लॉगिन पे चले, रजिस्टर हुआ लॉगिन पे। मतलब कि हमारा यूज़र सक्सेसफुल रजिस्टर हो गया। और हम अब अपनी ऐप पे वहाँ पे जाके रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे यूज़र 3 जोन सा है वो अभी बन चुका होगा। सही है, सही है, कोई मुश्किल थी कुछ भी नहीं, एक लाइन ऑफ कोड है सिर्फ और कुछ भी नहीं, बाकी सारी अपनी लॉजिक है। इस बाकी सारी हमारी लॉजिक है, हमने कंडीशन लगा के चेक किया है। अगर स्नैक ट्राई कैच के थ्रू हैंडल कर ली कि ट्राई अगर एरर आया तो ये कैच में दिखाओ, ये सारा कुछ करके उसके बाद नेविगेट किया, अलर्ट दिखाया, खुद अलर्ट बनाया। तो मतलब से फ्यू लाइन्स ऑफ कोड से हमने साइन अप यूज़र करवा ली। अगर यही काम हम API से करते, पहले हम API की सर्विस फाइल बनाते हैं, वहाँ से सर्विस के अंदर वो भेजते, फिर URL लगाते हैं, फिर HTTP बनाते हैं, फिर डिकोड करते, वो सारा काम कितना लंबा काम है। इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ हमने हिट किया, उसने हमें बताया कि हो गया कि नहीं हुआ। जो भी एरर भी हमें भेजता हम उसको शो करवा देते, हमारा मतलब सारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। इसीलिए तो फायरबेस का फ़ायदा है कि मतलब आपकी एक लेयर कितनी कम होगी। मतलब अब हमें बिज़नेस लॉजिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फायरबेस का मेन मकसद ये कि आप मतलब UI पे काम करो, बिज़नेस लॉजिक पे काम करो, ये इस पे ज़्यादा ध्यान ना दो कि API हिट करने में क्या क्या करना पड़ेगा। मतलब मेन मकसद फायरबेस लाने का ये था। इसी तरह मैं अब लॉगिन वाली लगाता हूँ, लॉगिन वाली इससे भी आसान है। यहाँ पे आए, हमने एक स्क्रीन बनाई, लेट्स सपोज ए होम स्क्रीन, ताकि हमें जब हम जाएं तो हम होम स्क्रीन पे जाएं। डॉट डार्ट, यहाँ पे इंपोर्ट मटेरियल डॉट डार्ट, यहाँ पे आके एक स्टेटलेस क्लास, इसका लग दिया नाम होम स्क्रीन, और यहाँ पे आके हमने लिख दिया स्कैफोल्ड, और स्कैफोल्ड के बिल्कुल सेंटर में आके ना हमने यहाँ पे लिखा बॉडी, बॉडी के अंदर लिख दिया टेक्स्ट, और टेक्स्ट के सेंटर में लिख दिया वेलकम, और यहाँ पे आके स्टाइल, और यहाँ पे आके टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल के अंदर हमने लिख दिया क्या FS फॉन्ट साइज 100 और FW, और यहाँ पे हमने लिख दिया FW फॉन्ट वेट, और इसको भी कर दिया मैंने बोल्ड, ठीक है। और इसका कलर जो उनसा है वो कलर सेट कर दिया, कलर्स डॉट सियान लेट्स सपोज, और यहाँ पे आके इसको सेंटर में रैप कर दिया। अब जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमें वेलकम पेज पे चले जाएंगे। मैंने क्या किया, जैसे ही लॉगिन के ऊपर यूज़र ने लॉगिन स्क्रीन पे आया, लॉगिन का बटन प्रेस किया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले इंस्टेंस बनाया कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड,
ठीक है। इस रीड के आगे हमने लिख दिया भाई ये कि कौन सा है, ऑथ प्रोवाइडर, यहाँ पे आके वार प्रोवाइडर इज इक्वल, और यहाँ पे आके प्रोवाइडर डॉट लॉगिन। ठीक है, लॉगिन को 3 चीज़ें भेजनी है, एक कॉन्टेक्स्ट, एक भेजना हमने कॉन्टेक्स्ट हम अभी भेजते हैं। यहाँ पे आए इधर 3 चीज़ें, इधर भी हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए, हमने किया यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ईमेल और पासवर्ड। तो हमने यहाँ पे आके लिखा दूसरी भेज दो ईमेल, कहाँ से, मेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, उसके बाद क्या भेज दो पासवर्ड, और क्या भेजो इसमें पासवर्ड कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। ठीक है, मतलब हमारा यूआई पे सिर्फ 2 लाइन ऑफ कोड है, हम क्लिक करवाना फंक्शन, क्लिक करने के बाद इधर आएगा, यहाँ पे आके हमने अपनी बाकी लॉजिक लिखनी है। बाकी लॉजिक में क्या लिखना है, हमने यहाँ पे आके सबसे पहले एक ट्राई कैच लेना है, ताकि हमें ट्राई कैच में एरर पता चले। ट्राई कैच का मेन फ़ायदा यही तो है कि खुद ब खुद एरर डिटेक्ट करता है। इस कैच को, इसको इस पर रख दिया। यहाँ पे हमने लिखा इफ़ कि अगर ये जो ईमेल डॉट इज़ एम्प्टी है तो क्या करो, माई स्नैक बार दिखाओ। यहाँ से हम ये दो इफ एल्स को पकड़ लेते कॉपी करके, हमने ये दोनों इफ एल्स पकड़ ली, ईमेल भी हो पासवर्ड भी हो। और एल्स में हमने कहा कि भाई एल्स में जो असल तुम्हारी फायरबेस है ना, साइन अप वाली, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। और यहाँ पे आके क्या करो, वेट करना इस लाइन का, और इस फंक्शन को कर दो एसिंक। ठीक है, और यहाँ पे आके लिख दो माई स्नैक बार, और यहाँ पे लिख दो आप के सक्सेस लेट्स सपोज, और नीचे कर दो नेविगेटर। इस पूरी लाइन को मैं करता हूँ कॉपी नेविगेटर को, और ऊपर आके यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे आके लिख देता हूँ मैं होम स्क्रीन। और यहाँ पे आके अगर एरर किसी वजह से आता है, लेट्स सपोज ईमेल पासवर्ड सही नहीं होता, तो यहाँ पे क्या करो, माई स्नैक बार, और इस ई को प्रिंट करा दो, क्योंकि ई में वो एरर होगा जो हमें नज़र वहाँ से आएगा। ठीक है, ई को प्रिंट करा दो, सेव करो, चेक करो, अंडा हमारी लॉगिन लग गई। अब हम जाके क्लिक करते हैं, लॉगिन के ऊपर आते हैं, लॉगिन पे आके हम लिखते हैं arham@gmail.com। अब लेट्स से मैं इसका पासवर्ड नहीं लिखता, मुझे मेरी साइड से एरर आएगा, प्लीज़ एंटर पासवर्ड। मैंने पासवर्ड लिख दिया 3 कैरेक्टर का। अब वो मुझे बताएगा फायरबेस से कि आपका ये जो सा क्रेडेंशियल है वो सही नहीं है, मतलब या तो वो एक्सपायर हो चुके हैं, या तो वो आपने बनाए ही नहीं हुए, या तो क्रेडेंशियल नहीं सही। मैं अब इसमें से इसका सही पासवर्ड मुझे याद नहीं, आई थिंक 8 दफ़ा होगा, 1 2। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, हाँ तो ये देखो वेलकम हो गया, सही है। मतलब हमें, मतलब हमारी सारी की सारी जो लॉजिक थी वो मतलब हमारा मेन फोकस है अपने काम के ऊपर। अब क्लाइंट आता है, कहता है भैया आपने एक ऐप बनानी, इसके शुरू में ईमेल पासवर्ड लॉगिन सिस्टम हो, तो आपको पता है आपके पास फायरबेस एक ऑप्शन है, अगर आपको बैकएंड डेवलपर नहीं देता तो आपने फायरबेस से लगा देना। क्लाइंट को तो लॉगिन पासवर्ड चलता हुआ चाहिए, उसको तो ईमेल पासवर्ड चाहिए, क्योंकि इनिशियली फायरबेस टोटली फ्री है। जब ज़्यादा यूज़र आता है, ज़्यादा कुछ होता है, इसकी कॉस्टिंग भी ऐसी है कि वो फायरबेस कहती है कि अगर आपके पास एक दिन के अंदर 1000 यूज़र आ रहा है तब जाके आपको कॉस्ट पड़ेगी। मतलब 1000 यूज़र एक दिन लॉगिन कर सकता है, तो मतलब बहुत है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, बट ये वेरी करती रहती है। इन शॉर्ट फायरबेस का मेन मकसद सिर्फ हमारे काम को आसान करना है। जो काम हम API से कर रहे थे थोड़ा लेंथी काम करके, उसको आसान करना काम है। बट मैंने इसके ड्रॉबैक भी बताए हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर आपको ये ले रही है तो अगर आपको सर्विस दे रही है तो डॉलर में उनसे ले भी रही है। तो इन शॉर्ट फायरबेस वो चूज़ करते हैं जिसकी कोई लिमिटेड आइडिया हो, या फिर क्या कहते हैं कोई इतना बड़ा प्लान ना हो, या जिसके पास बैकएंड के रिसोर्स की कमी हो। अगर उनके पास बैकएंड रिसोर्सेज वगैरह हैं तो डेफिनेटली वो फिर फायरबेस से ज़्यादा बेहतर पे जाएंगे। सही है, तो ये सिर्फ अभी इतना ही बहुत है कि हमें ऑथेंटिकेशन लगानी आनी चाहिए। अब आपने प्यारा सा कोई ईमेल और उसका लॉगिन साइनअप का पेज बनाना है अच्छा सा, और यूज़र क्लिक करे, लोडर आए, ये सारा कुछ लॉजिक को लगाना है, इंटीग्रेट करना है, तो ताकि आपका ईमेल पासवर्ड फंक्शनल हो। ठीक है, नेक्स्ट वीक हम उसको शुरू करेंगे फायर स्टोर को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसी से लिंक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हमने यूज़र से ईमेल और पासवर्ड लिए। साइनअप में और भी चीज़ें होती हैं, यूज़र से उसका नाम होता है, उसकी एक्स्ट्रा डिटेल होती है, वो भी सारी की सारी हमें फायर स्टोर में स्टोर करनी होगी।
तो वो ऑथेंटिकेशन में स्टोर नहीं होगी ऐसे। तो उसके लिए हम देखेंगे अब इसको नेक्स्ट हफ्ते। तो जब तक आप इसको करो, प्रैक्टिस करो, फायरबेस कनेक्ट करो। ये ज़रा लेंथी प्रोसेस होगा फर्स्ट टाइम, बट क्या कहते हैं इतना मुश्किल नहीं है जितना वो है। ठीक है, कोई क्वेश्चन, एनीथिंग? मैं पूछूं? मैं अच्छा, मैं भी ना पूछूं? हाँ, कोई क्वेश्चन? कौन सी वाली? वो प्रोजेक्ट में चलानी, वो फायरबेस CLI नहीं मिल रहा उसे। फ्लटर फायर, हाँ, फ्लटर फायर इज नॉट रिकॉग्नाइज। तो वो जो इससे पहले वाली कमांड थी वो चलाई थी प्रोजेक्ट में, उसका रिस्पांस क्या आया था? वो चली गई, एग्जीक्यूट हुई थी? वो तुमने चलाई प्रोजेक्ट के अंदर थी कि CMD पे थी? एक दफ़ा ना तुम ये VS कोड को बंद करके ऑन करो, क्योंकि वो कन्फिगर हुई होगी VS कोड पे, वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई होगी। ठीक है, पूछो सवाल। अच्छा, ये कौन सा मेथड है? साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, ये क्या करता है? साइन क्या करता है? हाँ, डर क्यों रही हो? साइन इन और साइन अप में क्या डिफरेंस होता है? मोस्टली को तो पता ही नहीं था। तो साइन अप और लॉगिन एक ही है, मतलब रजिस्टर और साइन अप एक ही है? अच्छा, ये भी एक नहीं, फिर क्या है? साइन अप और रजिस्टर में क्या फ़र्क है? क्वेश्चन पूछा है, मैं एक जनरल क्वेश्चन किया है। साइन इन और लॉगिन में क्या फ़र्क है? हाँ, क्या डिफरेंस? हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। मतलब लॉगिन और साइन इन एक ही होता है, और रजिस्टर और साइन अप भी एक ही होता है। ठीक है, मतलब वो दो टर्म्स हैं बट होता एक ही है। तो ये लॉगिन हम क्या करवा रहे हैं? साइन इन करवा रहे हैं, मतलब जो यूज़र रजिस्टर्ड है उसको ऐप में लॉगिन करवा रहे हैं। तो ये लॉगिन के ऊपर मैं लगाया। ठीक है।